नमस्कार दोस्तों, रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिनाकल पब्लिकेशन का एसएससी सामान्य अध्ययन की पुस्तक जो कि पूर्णतः 4th एडिशन की ये पुस्तक है और इसमें 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यूज क्वेश्चंस है जो कि फरवरी 2023 तक के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। और यह पुस्तक जो है वो चैप्टर वाइज विभाजित है और यह पूर्ण रूप से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में है। दोस्तों, यह विशुद्धतः हिंदी माध्यम की पुस्तक है। दोस्तों, इस पुस्तक के बारे में बात करें तो यह पुस्तक जो है वो किस किस एग्जाम को कवर करने वाली है और किस एग्जाम के लिए यूजफुल होने वाली है। तो यह पुस्तक जो है दोस्तों वो एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीयू, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, उसके बाद में स्टेनो, दिल्ली पुलिस और भी जितने सरकारी एग्जाम्स हैं, खासकर वनडे एग्जाम, उन सभी एग्जाम्स को कवर करने वाली यह पुस्तक है। दोस्तों, इस पुस्तक के सबसे पहले हम लोग विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें कुल मिलाकर के 9 अध्याय को शामिल किया गया है, जिसमें कि स्टैटिक जीके, इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और करंट अफेयर्स। दोस्तों, इसका जो 9वां अध्याय है करंट अफेयर्स, इसकी जानकारी हम लोग इसमें नहीं प्राप्त करेंगे। बात करें तो इसमें करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। इस तरीके से हम लोग केवल 8 टॉपिक को ही, 8 अध्याय को ही हम लोग पढ़ेंगे। और इस 8 में से बात करें तो हम लोग स्टैटिक जीके को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इतिहास के 3 सेक्शंस, प्राचीन भारत इतिहास, उसके बाद में मध्यकालीन और फिर आधुनिक इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी सबसे पहले हम लोग प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों इतिहास की विषय सूची को। इतिहास की विषय सूची के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और प्राचीन इतिहास में कुल मिलाकर के 10 टॉपिक हैं और 10 टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और इसको एक ही वीडियो में हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। और जब प्राचीन भारत का इतिहास खत्म होगा उसके बाद हम लोग मध्यकालीन और फिर आधुनिक, और इस तरीके से करते हुए हम लोग इस पूरे पुस्तक को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों प्राचीन इतिहास के बारे में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और शुरू करते हैं आज के सेशन को। सेशन शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं बोल दूं कि अगर इसके पहले की वीडियो को आप लोग नहीं देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर वीडियो पड़ी हुई है, आप लोग जाकर के वहां से देख करके लाभान्वित हो सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। इस तरीके से दोस्तों हम लोग सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। और प्राचीन इतिहास का पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक और सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, इससे संबंधित देखते हैं पहले प्रश्न को, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं। दोस्तों, भारत का वह कौन ऐसा राज्य है जहां पर हड़प्पा के नगर नहीं पाए गए हैं? तो वह राज्य है दोस्तों उत्तराखंड। कहने का मतलब है कि भारत का उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर हड़प्पा सभ्यता के या हड़प्पा संस्कृति के कोई भी नगर नहीं पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। इसके अलावा इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि उत्तराखंड में कोई हड़प्पा स्थल नहीं है। हड़प्पा स्थल की बात करें तो गुजरात में जो हड़प्पा का स्थल है वह है दोस्तों लोथल, धौलावीरा, उसके बाद में बाबरकोट, पेट द्वारका, उसके बाद में भगत राव, देसलपुर, गोला, धोरो, काज, उसके बाद में कंजेतर, उसके बाद में खिरसरा, कोटदा, उसके बाद में कोटदा, भावली, कुंटासी, लोटेश्वर आदि, ये सब जितने भी स्थान हैं वे दोस्तों गुजरात के स्थान है जो कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल है। उसके बाद में राजस्थान में बात करें तो राजस्थान में भी या राजस्थान में से ही हड़प्पा सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं खुदाई के दौरान, और भी स्थल है दोस्तों बरोर, कालीबंगन और करणपुरा। ये सभी जितने भी स्थल में राजस्थान से संबंधित है। जबकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से भी खुदाई के दौरान हड़प्पा की सभ्यता के स्थल प्राप्त हुए हैं, और वे है दोस्तों बालू, राखीगढ़ी, बनावली, भीरराना, उसके बाद में फरमाना, हिसार, टीला, जोगना, खेड़ा, कुणाल, उसके बाद में मिताथल और उसके बाद में तिगराना। ये सभी जो है दोस्तों वे हरियाणा से प्राप्त हुए स्थल हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न 2 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? दोस्तों, भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे पूरा पाषाण युग के दौरान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरा पाषाण युग। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि शुतुरमुर्ग भारत में पूरा पाषाण काल में ही पाए जाते थे। उसके बाद में नेग्रिटो की बात करें तो नेग्रिटो जाति पूरा पाषाण काल से संबंधित है, जिसे कि पुराने पाषाण युग या हिम युग, अर्थात बात करें तो
5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक के रूप में भी जाना जाता था। उसके बाद में मेसोलिथिक काल की बात करें तो यह मध्य पाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है और इसकी काल अवधि रही है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 6,000 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद में नियोलिथिक काल आया है, या नियोलिथिक काल को ही हम लोग नवपाषाण युग कहते हैं और इसका कालक्रम रहा है दोस्तों 6,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक। और इसके बाद में चालकोलिथिक काल रहा है, जिसे कि हम लोग ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जानते हैं। और ताम्रपाषाण युग का जो काल रहा है वो रहा है 3,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक। उसके बाद में बारी आती है दोस्तों लौह युग की। लौह युग की बात करें तो लौह युग की जो काल अवधि रही है वह रही है 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व तक। इसके बाद में हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल में जेडाटाइट या जेडाइट पत्थर पाया गया था? वो पाया गया था दोस्तों दावोजली हेडिंग में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, दावोजली हेडिंग। कहने का मतलब है कि दावोजली हेडिंग जो कि असम के दीमा हसाओ जिले में एक नवपाषाण का स्थल है और यह ब्रह्मपुत्र घाटी के पास चीन और म्यांमार की ओर जाने वाली मार्गों के करीब स्थित है। दोस्तों वर्ष 1961 से 63 ईस्वी तक एमसी गोस्वामी और टीसी शर्मा के नेतृत्व वाली टीम के द्वारा खुदाई की गई। मिली कलाकृतियों की बात करें तो इसमें जो कलाकृति मिली हुई है वह मिली है दोस्तों जेडाइट पत्थर, जिसे कि चीन से लाया गया होगा, ऐसा मान्यता है। उसके बाद में 4 प्रकार के सिरामिक कार्ड मक्ड, उसके बाद में इंक्रीज्ड स्टैम्प्ड और प्लेन फाइन रेडवेयर। उसके बाद में महागढ़ा की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है और मेहरगढ़ पाकिस्तान में, जबकि हलूर कर्नाटक में है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में कैटल युग सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? वह युग रहा था दोस्तों नवपाषाण युग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण युग। कैटल युग की बात करें दोस्तों तो ये दक्षिण मध्य तुर्की में केन्या के आधुनिक शहर के पास स्थित एक महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। इसकी विशेषता की बात करें दोस्तों तो इसकी विशेषता है कि महान दीर्घायु और बसावट का पर्याप्त आकार, उसके बाद में छत तक पहुंचे वाले दीवार चित्रों और निवासियों की प्रतीकात्मक दुनिया का प्रतिनिधित्व करने वाली भारग्राही के साथ एक के पीछे एक घरों का विशिष्ट विन्यास है। दोस्तों भारत में नवपाषाण स्थल की बात करें तो ये असम में मारकटोला, उसके बाद में दावोजली हेडिंग और उसके बाद में दोस्तों सरुतारू है। जबकि इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषताएं हैं कि झूम की खेती के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। उसके बाद में जिमीकंद और अरुई की खेती भी मिले हुए हैं। दोस्तों मृतकों के लिए पत्थर और लकड़ी के स्मारकों का निर्माण भी किया गया है और उसके बाद में एस्ट्रो एशियाटिक भाषाओं की भी उपस्थिति है। इसके बाद में हम लोग 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिसे डैश कहा जाता था। दोस्तों पुरातत्वविदों के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा जो है वो छोटा और ऊंचा हुआ करता था और इस छोटे और ऊंचे स्थल को दोस्तों कहा जाता था नगर दुर्ग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नगर दुर्ग। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि चनहुदड़ो एकमात्र हड़प्पा शहर था जिसका कोई नगर दुर्ग नहीं था। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में चनहुदड़ो एकमात्र ऐसा हड़प्पा शहर था जिसका कोई भी नगर दुर्ग नहीं था। और महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो हड़प्पा 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, जबकि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है दोस्तों मृतकों का टीला और यह वर्ष 1921 ईस्वी में आरडी बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई की गई। उसके बाद में बात करें तो वर्ष 1931 ईस्वी में एनजी मजूमदार के द्वारा चनहुदड़ो की खोज की गई, जबकि लोथल की बात करें तो यह वर्ष 1953 ईस्वी में SR राव के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। दोस्तों वर्ष 1972 ईस्वी में बात करें तो ये JP जोशी के द्वारा सुरकोटदा का और 1973 ईस्वी में RS विस्ट के द्वारा बनावली की खुदाई की गई या खोज की गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगरों में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के समय में जिस धातु का उपयोग हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था वह धातु था दोस्तों तांबा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, तांबा। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे वे तांबे से परिचित थे और तांबा का उपयोग वे लोग हथियार और औजार बनाने के लिए ही किया करते थे। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि तांबा सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता के रूप में भी मानी जाती है। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी और सिंधु घाटी सभ्यता में ही उपकरण की बात करें तो
तांबा जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में उपकरण, बर्तन और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली पहली धातु थी। दोस्तों उपयोग की जाने वाली अन्य धातुओं की बात करें तो उसमें सीसा, सोना, कांस्य और चांदी भी थी। कहने का मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो तांबे के अलावा सीसा, सोना, कांस्य और चांदी का भी प्रयोग किया करते थे। इसके बाद भी अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान डैश से सोना लाते थे। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में जितने भी लोग रहते थे वे भारत में वर्तमान जो कर्नाटक शहर है या कर्नाटक राज्य है वहाँ से सोना लाया करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कर्नाटक, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों जगहों से सोने के आभूषण के साक्ष्य मिले हुए हैं। जबकि हड़प्पा की बात करें तो तांबे की बैलगाड़ी, अन्न भंडार, ताबूत, समाधि केवल हड़प्पा में स्थापित की गई है। उसके बाद में टेराकोटा की मूर्तियाँ, इस सब का साक्ष्य मिला हुआ है दोस्तों कहाँ से? हड़प्पा से। इसके बाद में बात करें तो चन्हुदड़ो का मतलब होता है दोस्तों बीनानगर दुर्ग वाला एकमात्र शहर हुआ करता था चन्हुदड़ो। कहने का मतलब है कि चन्हुदड़ो में कोई भी नगर दुर्ग नहीं था। इसके बाद में यहाँ से जो चीज़ें बरामद हुई है, जो चीज़ प्राप्त हुई है वह है दोस्तों चूड़ी बनाने का कारखाना और उसके बाद में दवात। उसके बाद में लोथल की बात करें तो लोथल शहर से, ये लोथल जो है वो एक बंदरगाह नगर हुआ करता था। कहने का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे वे लोथल नामक स्थान से अपना व्यापार भी किया करते थे, जो कि लोथल उनका बंदरगाह नगर हुआ करता था। उसके साथ साथ ही तराजू, तांबे का कुत्ता, बंदरगाह, धान की भूसी और शतरंज, ये सभी चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई हैं। दोस्तों हड़प्पा वासियों को लोहे की भी जानकारी नहीं थी। कहने का मतलब है कि हड़प्पा वासी के जो लोग हैं वे लोहे से बिल्कुल अनजान थे। वे लोहे के प्रयोग के या उसके उपयोग के बारे में कुछ जानकारी नहीं रखते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 8 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हुए हैं? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो मेहरगढ़ नामक स्थान है वहाँ से दोस्तों वर्गाकार या आयताकार घरों के अवशेष मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्गाकार या आयताकार। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वर्गाकार या आयताकार मेहरगढ़ में जानवरों की हड्डियों और घरों के अवशेष के प्रमाण खोजे गए हैं। दोस्तों मेहरगढ़ की खोज की बात करें तो मेहरगढ़ की खोज वर्ष 1974 ईस्वी में जीन फ्रैंकोइस जरीगे ने की थी और यह पहला स्थान है जहां लोगों ने जौ और गेहूं उगाना शुरू किया। इसके साथ साथ ही भेड़ और बकरी को पाला, क्योंकि यह सब पुराने गांवों में से एक हुआ करते थे। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरा स्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? दोस्तों बोलन दर्रे के पास स्थित हड़प्पा सभ्यता का पुरा स्थल की बात करें तो वह स्थल है मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मेहरगढ़। इसके बाद में 9 नंबर प्रश्न है कि मेहरगढ़ एक हड़प्पा स्थल है और एक नवपाषाण कालिक स्थल भी है जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। वहाँ के कांची मैदान पर बोलन दर्रे अर्थात बोलन दर्रे जो कि बोलेंड नदी के पश्चिम तट के पास स्थित है। इसके बाद में बात करें तो इसकी खोज जो है वो 1974 ईस्वी में जीन फ्रांकोइस जरीगे और कैथरीन जरीगे ने की थी। दोस्तों नवपाषाणकालीन स्थल की बात करें तो उसमें आ जाएंगे चिरात जो कि बिहार का है, उसके बाद में गुफकराल जम्मू और कश्मीर का स्थल है और उसके बाद में कोल्डिहुआ जो कि उत्तर प्रदेश का स्थल है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 10 नंबर, कह रहा है कि इंडिया शब्द इंडस से आया हुआ है जिसे संस्कृत में डैश कहा जाता है। दोस्तों इंडिया शब्द जो है वो इंडस से आया हुआ है और इंडस का संस्कृत में होता है दोस्तों सिंधु। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंधु अर्थ होता है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि हिंदू या इंडिया शब्द जो है वो संस्कृत शब्द सिंधु अर्थात इंडस का स्थानीय नाम है सिंधु, उसी से बना हुआ है। और भारत के अन्य नाम भी हैं दोस्तों। भारत का अन्य नाम है वह है भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, तेनजीकू और जम्बूद्वीप। सिंधु की बात करें तो इसकी उत्पत्ति मानसरोवर झील के करीब कैलाश रेंज के ग्लेशियर से है और इसकी सहायक नदी की बात करें तो इसकी अर्थात सिंधु नदी की सहायक नदियां है झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलुज। ये सभी के सभी जितनी नदियां हैं वे सभी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 11 नंबर जो कि कह रहा है कि मध्यपाषाण युग की अवधि लगभग कितने वर्ष पूर्व से कितने वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? दोस्तों मध्यपाषाण युग की अवधि की बात करें तो ये लगभग 12,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि मेसोलिथिक काल, जिसे कि मध्य पाषाण युग भी कहा जाता है, अर्थात मेसोलिथिक काल मध्य पाषाण युग प्राचीनतम होलोसीन संस्कृति है। फीचर की बात करें दोस्तों तो ये माइक्रोलिथ्स तकनीकी नवाचार, जिसे कि शिकार के लिए धनुष और बाण, कांस्य, ग्रेनाइट आदि के रूप में जाना जाता है। वहीं उत्खनन स्थल की बात करें तो उत्खनन स्थल तिलवारा, बागोर, उसके बाद में तारसंग, मुरखाना, लोखाहिया, उसके बाद में भीरभानपुर आदि शामिल हैं। इसके बाद में 12 नंबर प्रश्न को देखें तो 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे। दोस्तों हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग का भाग जो नहीं था वह था जनता के लिए आवासीय भवन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनता के लिए आवासीय भवन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि दुर्ग किसी कस्बे का मुख्य किलाबंदी क्षेत्र होता है। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता, जिसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसका कालक्रम 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, जिसे कि दुर्ग और निचले शहर में विभाजित किया गया था। राखीगढ़ी की बात करें दोस्तों तो ये हरियाणा का एक स्थल है जो कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। कहने का मतलब है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल की बात करें तो वह दोस्तों हरियाणा में राखीगढ़ी। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था। वो किया जाता था दोस्तों संगोरा वृत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, संगोरा वृत्त। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि संगोरा वृत्त प्रागैतिहासिक पत्थर की पंक्ति है जो कि समानांतर मेगालिथिक खड़े पत्थरों की एक रैखिक व्यवस्था है। दोस्तों एक महापाषाण तंबू, जिसे कि डोलमेन भी कहा जाता है, वह एक प्रकार का सिंगल चेंबर मेगालिथिक मकबरा है, जिसमें आमतौर पर 2 या 2 से अधिक ऊर्ध्वाधर मेगालिथ होते हैं, जो कि एक बड़े प्लेट क्षैतिज कैंपस्टोन या टेबल का समर्थन करते हैं। उसके बाद में मेनहिर की बात करें तो ये पश्चिम यूरोप में प्रागैतिहासिक काल में खड़े एक ही सीधे पत्थर के लिए मेनहिर नाम का इस्तेमाल किया जाता है, और कभी कभी खड़े पत्थर भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में नीचे दिए गए 4 ऑप्शनों में से जो शहर अस्तित्व में था वह शहर था दोस्तों हड़प्पा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, हड़प्पा। और हड़प्पा की खोज की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले थे दयाराम साहनी, और हड़प्पा सभ्यता भी है और हड़प्पा एक शहर भी है। तो हड़प्पा शहर का खोज करने वाले थे दोस्तों दयाराम साहनी, और इसकी खोज की गई थी वर्ष 1921 ईस्वी में। कहने का मतलब है कि हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1921 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 15 नंबर, जो कि कह रहा है कि इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है, वह किस नदी पर स्थित है। इनाम गांव की बात करें तो इनाम गांव है दोस्तों घोड़ नदी के तट पर स्थित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ नदी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित हड़प्पा के बाद का कृषि स्थल है दोस्तों, जो कि घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, और इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र भी माना जाता है। दोस्तों पुरातत्वविदों को गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं, और कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हुई है। इसके बाद में 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी। दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार हुआ करता था उसकी आकृति आयताकार थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आयताकार। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खुदाई आर.डी. बनर्जी के द्वारा वर्ष 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर की गई थी। और मोहनजोदड़ो की खोज की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज जो तैयार वस्त्र, उसके बाद में मंदिर जैसा महल यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ ही पशुपति मुहर, नर्तकी की मूर्ति, तराजू, विशाल स्नानागार, विशाल अन्न भंडार और मंगोलियन पुरोहित आदि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से दोस्तों, ये सभी के सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में एक बंदरगाह पाया गया था। दोस्तों बंदरगाह पाया गया था लोथल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लोथल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि लोथल के प्रमुख खोजों की बात करें तो लोथल से बंदरगाह नगर, उसके बाद में कब्रिस्तान, हाथी दांत, तरबूज, तांबे का कुत्ता, उसके बाद में पहला मानव निर्मित बंदरगाह, चावल की भूसी,
अग्निवेदियाँ इत्यादि प्राप्त हुई हैं। वहीं कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से प्राप्त कुछ वस्तुएं हैं वह हैं दोस्तों भूकंप, लकड़ी के हल, ऊँट की हड्डी आदि के साक्ष्य मिले हुए हैं। जबकि धौलावीरा से अनन्य पानी प्रबंधन, उसके बाद में विशाल जल भंडार, इसके साथ ही अद्वितीय जल दोहन प्रणाली और बांध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसके बाद में 18 नंबर प्रश्न है कि महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी। दोस्तों इस प्रथा की शुरुआत हुई थी 3000 वर्ष पहले। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3000। इसका डिस्क्रिप्शन है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व के महापाषाण पत्थर के घेरे के रूप में है और वे कई राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र का जो विदर्भ क्षेत्र है वहाँ पर, उसके बाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल और आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों इसका उपयोग जो है वो दफन स्थलों को चिन्हित करने के लिए ही किया जाता था। इसके बाद में अगला प्रश्न 19 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा के अधिकांश मुहरें किससे बनी है। दोस्तों हड़प्पा की जो अधिकांश मुहरें हैं वे सेल खड़ी की बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हड़प्पा की अधिकांश मुहरें जो हैं वो सेल खड़ी अर्थात जिसे कि एस्टीटाइट कहा जाता है और वह एक प्रकार का नरम पत्थर है, उसी से बनी हुई है। दोस्तों कुछ मोहरें जो हैं वो टेराकोटा, सोना, उसके बाद में सुलेमानी, उसके बाद चर्ट, हाथी दांत और चीनी मिट्टी से भी बनी हुई है। इसके बाद में बात करें तो पशुपति मुहर और गेंडा मुहर, ये 2 महत्वपूर्ण मुहरें यहाँ से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न 20 नंबर कह रहा है कि धौलावीरा जो कि प्राचीन हड़प्पा स्थल था उसको कितने भागों में विभाजित किया गया था। दोस्तों धौलावीरा की बात करें तो इसे 3 भागों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 भाग। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि धौलावीरा स्थल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दोस्तों दुर्गनगर, उसके बाद में मध्यनगर और तीसरा है निचला शहर। जबकि अन्य हड़प्पा स्थलों को 2 भागों में ही विभाजित किया गया है और वे हैं दोस्तों पहला दुर्गनगर और दूसरा है निचला शहर। बात करें दोस्तों तो यह गुजरात राज्य में खादीर के शुष्क द्वीप पर स्थित है और इसका स्थान कर्क रेखा पर है। दोस्तों इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज अर्थात धौलावीरा की खोज पुरातत्वविद जगतपति जोशी ने वर्ष 1968 ईस्वी में की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। वो जाना जाता है दोस्तों नवपाषाण युग को अर्थात नियोलिथिक युग को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण युग। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि भारतीय पाषाण युग को मुख्य रूप से 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है दोस्तों पूरा पाषाण युग अर्थात पैलोलिथिक युग, जिसकी अवधि रही है दोस्तों 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद में मध्य पाषाण युग का समय आता है और मध्य पाषाण युग का काल अवधि रहा है 10,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 6,000 ईस्वी पूर्व तक। और उसके बाद में नवपाषाण युग को हम लोग नियोलिथिक पीरियड भी कहते हैं और इसकी अवधि रही है 6,000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1,000 ईस्वी पूर्व तक। इसमें महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल की बात करें तो महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल रहा है कुलडिहुआ और इसके साथ ही महगरा, मेहरगढ़, बुर्जहोम, उसके बाद में गुफकराल, चिरांद, पिकलीहाल, ब्रह्मगिरी, मस्की, उसके बाद में टक्कल कोटा, उसके बाद हलूर और बेलन घाटी। ये सभी के सभी हैं दोस्तों, ये नवपाषाण युग के स्थल हैं। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे तो 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है। दोस्तों वैसा हड़प्पा स्थल जो कि हरियाणा में विद्यमान है वह स्थल है दोस्तों राखीगढ़ी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि राखीगढ़ी जो है वो हरियाणा में है। और कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा दोस्तों वो कहाँ है तो ये है राजस्थान में। जबकि लोथल की बात करें तो लोथल है दोस्तों गुजरात में और धौलावीरा है दोस्तों गुजरात में ही। इसके बाद में अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेल्ट नवपाषाण काल से डैश है। दोस्तों एक सेल्ट नवपाषाण काल से क्या है। दोस्तों वो है एक उपकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा एक उपकरण। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि सेल्ट नवपाषाण काल का एक उपकरण है और नवपाषाण काल का शब्द जो है वो पाषाण युग के अंतिम चरण को दर्शाता है। 3 अलग अलग अवधि, एक पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करें तो यह अपनी महापाषाण वास्तुकला, कृषि पद्धतियों के प्रसार और पॉलिश किए गए पत्थरों के औजार के लिए जाने जाते हैं। कहने का मतलब है कि नवपाषाण काल तक आते आते औजारों की प्रकृति हो या फिर मनुष्यों का रहन सहन हो, वो सभी के सभी परिवर्तित हो चुके थे, अर्थात वे धीरे धीरे प्रगति की ओर आगे अग्रसर हो रहे थे।
इसके बाद में अगला प्रश्न 24 नंबर कह रहा है कि माइक्रोलिथिक डैश का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा किया जाता था। दोस्तों माइक्रोलिथ की बात करें तो माइक्रोलिथ जो है वो पत्थर के औजार का इस्तेमाल प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, पत्थर के औजार। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार थे और माइक्रोलिथ का उपयोग जो है वो भाले के बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था। इन उपकरणों का उपयोग जो है वो बड़े जानवरों के मांस सहित नए खाद्य पदार्थों को काटने, कुचलने और उन तक पहुंचने के लिए ही किया जाता था। इसके बाद में अगला प्रश्न 25 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातत्व या पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। वह है दोस्तों सुहंगी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हुसंगी जो है वो भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि हुसंगी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है। और हुसंगी की बात करें तो हुसंगी ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने अवशेष युग के पत्थर काटने के उपकरण भी मिले हुए हैं और रखे गए हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 26 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है। दोस्तों चारों ऑप्शनों में से ये बताना है कि वो कौन ऐसा हड़प्पा स्थल है जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। वह है सुरतगई। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरतुगई। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सुरतुगई जो है वो हड़प्पा स्थल या सुरतुगई जो कि एक हड़प्पा स्थल है वह अफगानिस्तान में स्थित है। इसके साथ ही सुरतुगई की बात करें तो सुरतुगई हड़प्पा काल की एक व्यापारिक चौकी थी और यह आसपास के क्षेत्र में स्थित लाजवर्द मणि की खानों से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। दोस्तों इसके संबंध की बात करें तो इसका संबंध अन्य अफगान कीमती सामानों के साथ टीन व्यापार अर्थात अफगानिस्तान में पाया जाता है। इसके बाद ऊंट व्यापार में भी हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न 27 नंबर कह रहा है कि हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी। वह हुई थी दोस्तों कॉपर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉपर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हड़प्पा वासियों को तांबा अर्थात कॉपर जो है वो वर्तमान राजस्थान से ही प्राप्त हुआ था। खेतड़ी की बात करें तो खेतड़ी अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है और तांबे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। कहने का मतलब है कि खेतड़ी जो है दोस्तों वहाँ से तांबे भरपूर मात्रा में खनन होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 28 नंबर कह रहा है कि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर लोथल जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। लोथल की बात करें तो लोथल है दोस्तों गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। इसका डिस्क्रिप्शन है कि लोथल जो कि एक प्राचीन सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर रहा है वह गुजरात में स्थित है। दोस्तों लोथल सौराष्ट्र क्षेत्र में साबर नदी और उसकी सहायक नदी भोगवा नदी के बीच में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह जो है वो लोथल में ही पाया जाता है या पाया गया था। दोस्तों बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था वह लोथल से ही हुआ करता था और इसकी पहली खुदाई वर्ष 1957 ईस्वी में SR राव ने की थी। दोस्तों यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर हुआ करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 29 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है। वह स्थल है दोस्तों रोपड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोपड़ जो कि सिंधु नदी के तट पर नहीं है। इसके बाद में अगला प्रश्न 30 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। वह दोस्तों कालीबंगन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीबंगन। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कालीबंगन जो कि उत्तर पश्चिम भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी राजस्थान में प्राचीन स्थल है और यहाँ हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा दोनों अवशेष भी शामिल हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 31 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत पिटक का एक भाग है। दोस्तों सूत पिटक का एक भाग है जिसका नाम है मध्यमा निकाय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्यमा निकाय। कहने का मतलब है कि मध्यमा निकाय जो है वो सूत पिटक का एक भाग है और सूत पिटक को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। दोस्तों सूत पिटक को विभाजित किया गया है अंगुत्तर निकाय में जिसमें कि संख्यात्मक शामिल है। उसके बाद में दीघा निकाय जिसमें कि लंबे प्रवचन शामिल हैं। उसके बाद में खुदाक निकाय जिसमें कि लघु संग्रह शामिल है। उसके बाद में मध्यमा निकाय की बात करें तो मध्यमा निकाय में मध्य लंबाई शामिल है, जबकि संयुक्त निकाय की बात करें तो इसमें बुद्धि के जुड़े हुए प्रवचन शामिल किए गए हैं।
इसके बाद में अगला प्रश्न 32 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास के प्रमाण मिले हुए हैं। दोस्तों गर्तावास के प्रमाण की बात करते हुए मिला हुआ है बुर्ज होम से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बुर्ज होम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बुर्ज होम जो है वो एक पुरातत्व स्थल है जिसमें कि गर्तावास मिलने के प्रमाण मिले हुए हैं। दोस्तों यह एक आदिम आवास है जिसमें कि मिट्टी से या मिट्टी में खुदाई और छत पर एक गड्ढा है। बुर्ज होम जो है वो जम्मू और कश्मीर में एक नौपाषाण स्थल है और यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हुआ है। यह कहने का मतलब है कि यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। इसके बाद में अगला प्रश्न 33 नंबर कह रहा है कि पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है। वह है दोस्तों सिंध प्रांत में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंध प्रांत। कहने का मतलब है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतक लोगों का टीला, अर्थात मृतक लोगों का टीला, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों 2500 ईस्वी पूर्व के आसपास निर्मित यह प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर उत्तरी सिंध प्रांत और दक्षिणी पाकिस्तान में स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 34 नंबर कह रहा है कि होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी। वो पाई गई थी दोस्तों हथनोरा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा हथनोरा से प्राप्त खोपड़ी को मध्य प्लेस्टोसिस या प्लेस्टोसिन के होमो इरेक्टस से संबंधित सबसे पुराना माना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 35 नंबर कह रहा है कि बेबीलोन के झूमते उपवन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से है। दोस्तों इसका संबंध है मेसोपोटामिया की संस्कृति से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा मेसोपोटामिया। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बेबीलोन के झूलते उपवन अर्थात हैंगिंग गार्डन का जो है वो एक काल्पनिक उद्यान थे जो कि नव बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी को सुशोभित करते थे, जिसे इसके महानतम राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से वे एकमात्र ऐसे अजूबे हैं जिसका अस्तित्व इतिहासकारों के बीच विवादित है। इसके बाद में अगला प्रश्न 36 नंबर कह रहा है कि डैश को अर्थात किसको सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। वह है दोस्तों भिरडाना। कहने का मतलब है कि भिरडाना को ही सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा भिरडाना। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भिरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज माना जाता है, जैसा कि पुरातात्विक खोजों से पता चलता है, और यह इतिहास पूर्व हड़प्पा काल तक फैला हुआ है। इसके बाद में 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हुए हैं। दोस्तों जुताई वाले क्षेत्र का प्रमाण मिला हुआ है कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कालीबंगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है और वहीं से पूर्व हड़प्पा चरण में खोजे गए खांचों के संकेत मिलते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान खेतों की भी जुताई की गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 38 नंबर कह रहा है कि सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना की गई थी कपिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि कपिल को पारंपरिक रूप से सांख्य दर्शन के संस्थापक के रूप में माना जाता है। दोस्तों हिंदू सांख्य हिंदू धर्म में अस्तित्व या रूढ़िवादी दार्शनिक प्रणालियों में सबसे पुराना है और सांख्य का अर्थ होता है दोस्तों गणना। इसके बाद में अगला प्रश्न है 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं के बारे में अर्थात कश्मीर के राजाओं के बारे में एक विस्तृत विवरण देता है। वह है दोस्तों रजत रंगिणी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा रजत रंगिणी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि रजत रंगिणी उत्तर पश्चिम भारत उपमहाद्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप विशेष रूप से कश्मीर के राज्य का एक पौराणिक और ऐतिहासिक इतिहास है और यह संस्कृत में कश्मीरी इतिहासकार कल्हण के द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न 40 नंबर कह रहा है कि
डैश अर्थात निम्नलिखित में से कौन शासन कला, उसके बाद आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति पर आधारित एक प्राचीन भारत आलेख है जो कि संस्कृत में लिखा गया था और इसके लेखक कौटिल्य को माना जाता था। वह है दोस्तों अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि अर्थशास्त्र संस्कृत में लिखा गया प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जो कि राज्य कला, उसके बाद में आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था और विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। कहने का मतलब है कि कौटिल्य का एक अन्य नाम है उनको अर्थात कौटिल्य को विष्णुगुप्त या चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। चरक महर्षि ने चरक संहिता की रचना की और ऋग्वेद के 4 वेदों में सबसे पुराना जो वेद है दोस्तों वो सबसे पुराना और हिंदू परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। वह है दोस्तों ऋग्वेद। कहने का मतलब है कि 4 वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और पुराण बात करें दोस्तों तो ये प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जो कि दिव्य कहानियों के माध्यम से, कहने का मतलब है जो कि दिव्य कहानियों के माध्यम से हिंदू देवताओं के विभिन्न देवताओं की संपर्क करते हैं इसके बाद में या स्मरण करते हैं। इसके बाद में 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो सुमेलित नहीं है उसके बारे में पता करना है। सामवेद की बात करें तो यह विज्ञान का जनक नहीं है या सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ऋग्वेद जो है वो स्मृति के भजन का ज्ञान है, जबकि अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान है और यजुर्वेद की बात करें तो यह यज्ञ संबंधित सूत्रों का ज्ञान देता है, जबकि सामवेद जो है वो संगीत कला की या संगीत से संबंधित शिक्षा देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सामवेद जो है वो विज्ञान के जनक से संबंधित नहीं है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि वैदिक ग्रंथ 4 वेदों की संहिता संग्रह है। ऋग्वेद की बात करते हैं स्तुति की भजनों का पाठ के लिए है। सामवेद की बात करते हैं धुनों का ज्ञान जाप के लिए है। उसके बाद में यजुर्वेद की बात करें तो यह यज्ञ सूत्रों का ज्ञान और पूजा के लिए है, जबकि अथर्ववेद की बात करें तो इसमें जातुई सूत्रों का ज्ञान है जिसका नाम पुजारी के एक समूह के नाम पर रखा गया है। इसके बाद में दोस्तों अब हम लोग अगले टॉपिक में प्रवेश करेंगे जो कि वैदिक युग से संबंध रखता है। इसमें हम लोग वैदिक युग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक युग से संबंधित दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को और कुल मिलाकर बात करें तो 42 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कुल कितने वेदांग हैं। दोस्तों वेदांगों की बात करें तो वेदांगों की संख्या है 6। कह सकते हैं कि वेदांग की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कुल मिलाकर के 6 वेदांग हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि वेदांग वेदों के अध्ययन और समझ से जुड़े 6 सहायक विषय हैं। और इसके बाद में 6 वेदांगों की बात करें तो पहला है दोस्तों शिक्षा, उसके बाद कल्प, उसके बाद तीसरा व्याकरण, निरुक्त, छंद और फिर उसके बाद में छठा है ज्योतिष। ये 6 के 6 जो है दोस्तों ये 6 वेदांग हैं। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगले प्रश्न को। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। दोस्तों ऋग्वेद में बात करें तो कुल मिलाकर के 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मंडल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि 10 मंडल अर्थात 10 किताबें ऋग्वेद के वेदों में सबसे पुराना है। बात करें दोस्तों ऋग्वेद के बारे में तो ऋग्वेद जो है वो वेदों में सबसे पुराना वेद है और इसमें 10,600 और उसके बाद में 10,128 सूक्त हैं। दोस्तों बात करें तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल में है और प्रत्येक मंडल में सूक्त हैं जो कि मूल रूप से सत्वन है। दोस्तों इसकी 2 शाखाएं भी हैं और प्रमुख जीवित शाखा शाक्लायन है और दूसरी शाखा जो है दोस्तों वो है बास्कलायन। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त शामिल है जो कि यह बताता है कि 4 वर्णों का जन्म ब्रह्मा या पुरुष के मुख, भुजाओं, जांघों और पैरों से हुआ है। दोस्तों मंडल 9 की बात करें तो यह पूरी तरह से सोम को समर्पित है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य ग्रंथों की भाषा कौन सी थी। दोस्तों आर्य ग्रंथों की जो भाषा थी वह थी संस्कृत भाषा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि भारत में बोली जाने वाली पहली भाषा संस्कृत थी और अर्धमागधी की बात करें तो अर्धमागधी प्राकृत एक मध्य इंडो आर्यन भाषा थी और प्राकृत जो है वो तीसरी और सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच भारत में बोली जाने वाली स्थानीय मध्य इंडो आर्यन भाषाओं का एक समूह है। वहीं फारसी की बात करें तो फारसी जो है वो पश्चिम ईरानी भाषाओं का एक उप समूह है, जबकि
इसके अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो दोस्तों अपभ्रंश, जिसका अर्थ होता है नीचे गिरना, और यह एक दूषित प्रकृति बोली थी। दोस्तों तमिल की बात करें तो ये दक्षिण भारत की सबसे पुरानी बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा थी। कहने का मतलब है कि दक्षिण भारत में सबसे पुरानी बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा कौन सी थी दोस्तों? वे थी तमिल भाषा। इसके बाद में हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धर्म सूत्र में शामिल है। दोस्तों धर्म सूत्र में बात करें तो उसमें शासकों के कर्तव्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शासकों के कर्तव्य। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि धर्म सूत्रों को शासकों के लिए धर्म की गाइड बुक कहा जा सकता है, क्योंकि उनमें व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार, नैतिक मानदंड, साथ ही व्यक्तिगत, उसके बाद में नागरिक और आपराधिक कानून के लिए दिशा निर्देश शामिल हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद का सबसे प्राचीनतम रूप है। दोस्तों वेद का सबसे प्राचीनतम रूप की बात करें तो वह वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद, जो कि सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद है, और ऋग्वेद एक प्राचीनतम या प्राचीन भारतीय पाठ्य संग्रह है जो कि ऋग्वैदिक देवताओं को समर्पित 1028 वैदिक संस्कृत मंत्र और 10,600 सूक्त को संकलित करता है। दोस्तों इसे अर्थात ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद को 10 भागों में व्यवस्थित किया गया है, जिन्हें कि मंडल कहा जाता है। दोस्तों ऋग्वेद में कुल मिलाकर बात करें तो 10 मंडल शामिल हैं। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखेंगे तो 47 नंबर प्रश्न है कि हस्तिनापुर एक लौह क्रियान्वयन स्थल भारत के इनमें से किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? वो पाया गया था दोस्तों उत्तर प्रदेश में। कहने का मतलब है कि हस्तिनापुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हस्तिनापुर का लौह क्रियान्वयन स्थल उत्तर प्रदेश में पाया गया था। हस्तिनापुर की खुदाई दोस्तों 1950 ईस्वी की दशक की शुरुआत में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक बीबी लाल के द्वारा की गई थी। और हस्तिनापुर की बात करें तो हस्तिनापुर के कर्ण मंदिर, उसके बाद में पांडेश्वर मंदिर, कैलाश पर्वत जैसे कई ऐतिहासिक मंदिरों के लिए भी प्रसिद्ध है। इसके बाद में बात करें तो महाभारत के समय इसे पांडवों और कौरवों की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। कहने का मतलब है कि महाभारत काल में कौरवों और पांडवों की राजधानी दोस्तों हस्तिनापुर ही मानी जाती थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वैदिक या प्रारंभिक वैदिक काल जो कि 1500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक रहा था, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक नदी देवी थी? दोस्तों नदी देवी की बात करें तो वे सिंधु एक नदी हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, सिंधु। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ऋग्वेद में उल्लेखित 7 नदियाँ हैं, और इन 7 नदियों के नाम की बात करें तो उसमें है दोस्तों पहला सिंधु, जिसको कि इंडस भी कहते हैं। उसके बाद में बितस्ता को बेहित या झेलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अस्कनी या असिकनी, जिसको कि चिनाव कहा जाता है। उसके बाद में परुषणी या ईरावती, दोस्तों रावी नदी का ही प्राचीनतम नाम है परुषणी या ईरावती। उसके बाद में ब्यास नदी, ब्यास का पुराना नाम है बिपाशा, जबकि सतुद्री जो है वो सतलज नदी का पुराना नाम है। उसके बाद में जो 7वां नदी है वो है सरस्वती, जो कि अब सूख चुकी है या सूख गई। उसके बाद में अग्नि की बात करें तो अग्नि जो है वो हिंदू धर्म के अग्नि देवता, और उषा की बात करें तो वे भोर की देवी के रूप में जानी जाती है, जबकि एरिका जो है वो सौंदर्य के देवता माने जाते थे वैदिक काल में। इसके बाद में 49 नंबर प्रश्न है कि अथर्ववेद कितने खंडों का एक संग्रह है? दोस्तों अथर्ववेद की बात करें तो यह 20 खंडों का एक संग्रह माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 खंड। कहने का मतलब है कि अथर्ववेद में 20 खंडों का संग्रह है, और अथर्ववेद मंत्रों, प्रार्थनाओं और भजनों का एक वैदिक युग का संग्रह है। दोस्तों यह लगभग 6000 मंत्रों के साथ और 730 भजनों के साथ एक संग्रह भी है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत है, जिसे कि देवी के रूप में पूजा जाता है। और ये नदियाँ कौन कौन सी है? दोस्तों ये नदियों की बात करें तो ये नदियाँ है ब्यास और सतलुज। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ब्यास और सतलुज। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ब्यास और सतलुज 2 नदियां हैं जिन्हें कि ऋग्वेद में देवी के रूप में पूजा जाता था। देवप्रयाग के बारे में बात करें तो देवप्रयाग वह स्थान है जहां पर अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है, और ऋग्वेद में सबसे प्रमुख नदी जो है वो सरस्वती नदी है। अगला प्रश्न 51 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्राचीन भारत में लोगों की रक्षा करने और न्याय के प्रशासन के लिए जिम्मेदार था? वह था दोस्तों क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्षत्रिय।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था वर्ण जाति पर आधारित सामाजिक स्तरीकरण है और इस प्रणाली के तहत 4 बुनियादी श्रेणियों को परिभाषित भी किया गया है। दोस्तों पहला है ब्राह्मण। ब्राह्मण का काम हुआ करता था पुजारी, अर्थात वे पूजा पाठ किया करते थे। उसके बाद में शिक्षक, अर्थात वे ज्ञान की प्रकाश करते थे या बच्चों को पढ़ाते थे या फिर ज्ञान बांटते थे। उसके बाद में वे बुद्धिजीवी भी होते थे। लेकिन उसके बाद में दूसरे क्रम पर आते थे क्षत्रिय। क्षत्रियों का काम होता था कि वे एक योद्धा होते थे, राजा होते थे और एक कुशल प्रशासक होते थे जो कि ब्राह्मणों की रक्षा कर सके। उसके बाद में तीसरे क्रम पर आते थे वैश्य। वैश्य की बात करें तो वैश्य जो है वो कृषि से संबंधित कार्य किया करते थे और वे व्यापार किया करते थे और इसके साथ ही किसान भी हुआ करते थे। और सबसे निचले क्रम पर, निचले पायदान पे दोस्तों शूद्र जाति का वर्णन किया गया है या शूद्र वर्ण का व्याख्या किया गया है। और शूद्रों का काम होता था दोस्तों कि वे श्रमिक हुआ करते थे और वे मजदूर भी हुआ करते थे। उसके बाद में वे छोटे छोटे कार्य करते थे या कारीगर भी थे। कहने का मतलब है कि वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो सबसे छोटे काम होते थे वे शूद्रों के जीवे ही हुआ करते थे। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे तो 52 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। दोस्तों संगीत से संबंध रखने वाला वेद है सामवेद। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद के बारे में बात करें तो सामवेद जो है वो गायन से संबंधित सबसे पहला वेद है और सामवेद को ही भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य का मूल माना जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है। दोस्तों सबसे पुराने वेद की बात करें तो वह है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। दोस्तों वेदों की संख्या हम लोग जानते हैं कि 4 वेद होता है या वेदों की संख्या 4 होती है और चारों वेद में ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीनतम वेद माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे या सबसे पुराना माना जाता है। दोस्तों सबसे प्राचीनतम या सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है। सामवेद के बारे में बात करें तो सामवेद जो है वो गायन के लिए सबसे पुराना संदर्भ है। उसके बाद में यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद में प्रार्थनाओं की पुस्तक भी, अर्थात यजुर्वेद को प्रार्थनाओं की पुस्तक भी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जितने यज्ञ संबंधी कार्य होते हैं उन सभी का उल्लेख है यजुर्वेद में किया गया है। जबकि अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद जो है वो जादू और टोना से संबंधित पुस्तक है। कहने का मतलब है दोस्तों कि जितने भी जादू टोना की कार्य होती है या जितनी भी सिद्धियां होती है, जादू टोना का तांत्रिक क्रियाएं होती है, वे सभी अथर्ववेद से ही संबंधित है। उसके बाद में ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं और अग्नि, इंद्र, देवताओं सहित ऋषियों को ये ऋग्वेद जो है वो समर्पित है। इसके बाद में अगला प्रश्न 54 नंबर कह रहा है कि 1800 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक की, कहने का मतलब है कि 1800 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1500 ईस्वी पूर्व तक की 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में किस वर्ष शामिल किया गया था। वो किया गया था दोस्तों वर्ष 2007 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2007 ईस्वी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 2007 ईस्वी में 30 ऋग्वेद पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया था और ऋग्वेद को 10 मंडलों में बांटा भी गया है। दोस्तों बात करें तो यह 10,600 सूक्त और 1028 मंत्रों का संग्रह है। कहने का मतलब है कि ऋग्वेद में 10,600 सूक्त हैं जबकि 1028 मंत्र का संग्रह है। इसके बाद में दोस्तों कि यह किसी भी इंडो यूरोपियन भाषा में सबसे पुराना पाठ है और इसकी उत्पत्ति अर्थात ऋग्वेद की उत्पत्ति की बात करें तो 1700 ईस्वी पूर्व में ही इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद में 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए कौन सा रूप का धारण किया था जो कि पानी में डूब गई थी। दोस्तों कहने का मतलब है कि जब पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी जो है जब पानी में डूब गई थी तो पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने एक बराह का अवतार धारण किए थे या बराह का रूप धारण किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बराह। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक बराह का रूप धारण किए थे जो कि पानी में डूब गई थी। कहने का मतलब है कि पानी में जब पृथ्वी डूब गई थी तो पृथ्वी को बचाने के लिए ही पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु जो हैं वो एक बराह का रूप धारण किए हुए थे। बराह का मतलब होता है दोस्तों सुअर, अर्थात सुअर होता है बराह का मतलब। और हिंदू भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से ये तीसरा है। कहने का मतलब है कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं और उन 10 अवतारों में से तीसरा अवतार जो है वो बराह का अवतार है। और हिंदू प्रतिमा के अनुसार सुअर जो है वो बलिदान के सभी पहलुओं का प्रतीक है या प्रतीक माना जाता है।
इसके बाद में अगला प्रश्न है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसका संबंध जीवन के 4 लक्ष्यों से निर्धारित होता है और निम्नलिखित में से कौन इन लक्ष्यों में से नहीं है। दोस्तों जो लक्ष्यों में से शामिल नहीं है वह है सिद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा सिद्धि। इसके अलावा अर्थ, मोक्ष और धर्म जो है वो जीवन के 4 लक्ष्यों में से निर्धारित में सम्मिलित है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सिद्धि वह लक्ष्य नहीं है जो कि किसी व्यक्ति के वैदिक दृष्टिकोण और समाज के साथ उसके संबंध को निर्धारित करता है। और किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को निर्धारित करने वाले 4 लक्ष्य होते हैं और वे होते हैं दोस्तों काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रामायण के अनुसार किसका दूसरा नाम रत्नाकर था। दोस्तों रामायण की बात करें तो रामायण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का दूसरा नाम जो है वो रत्नाकर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। इसका डिस्क्रिप्शन को देखिए तो कह रहा है कि रामायण के अनुसार महर्षि वाल्मीकि का दूसरा नाम रत्नाकर था। दोस्तों वाल्मीकि के जन्म की बात करें तो वाल्मीकि का जन्म अग्नि शर्मा के रूप में भृगु गोत्र के प्रचेता जिसे कि सुमाली के नाम से भी जाना जाता है उसे या प्रचेता नामक एक ब्राह्मण के रूप में हुआ था। दोस्तों पौराणिक कथा के अनुसार बात करें तो एक बार महान ऋषि नारद से मिले और उनके साथ उनके कर्तव्यों का प्रवचन भी किया। इसके बाद में अगला प्रश्न 58 नंबर कह रहा है कि वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाते हैं। दोस्तों वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह को संहिता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संहिता। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसके डिस्क्रिप्शन को कह रहा है कि वैदिक मंत्रों या भजनों के मुख्य संग्रह संहिता कहलाते हैं और ऋग्वेद संहिता जो है वो सबसे पुराना संहिता है और इसके साथ ही ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना ज्ञात वैदिक संस्कृत ग्रंथ भी है। दोस्तों बात करें तो ऋग्वेद में 1028 वैदिक संस्कृत मंत्रों और कुल मिलाकर के 10,600 छंदों का एक संग्रह भी है जिसे कि 10 पुस्तकों संस्कृत मंडल में व्यवस्थित किया गया है। दोस्तों भजन जो है वो ऋग्वैदिक देवताओं को समर्पित है। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है या सूक्त है। दोस्तों पुरुष सूक्त की बात करें तो यह ऋग्वेद का एक मंत्र संग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद का सूक्त है और सूक्त के सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले हिस्से में 24 मंत्र या श्लोक होते हैं। दोस्तों पुरुष सूक्तम की बात करें तो पुरुष सूक्तम भगवान विष्णु को समर्पित है जिन्हें कि भजन में महान पुरुष के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों पुरुष सूक्त अर्थात 5 सूक्तम में से एक है पुरुष सूक्त, उसके बाद विष्णु सूक्त, श्री सूक्त, उसके बाद भू सूक्त और नीला सूक्त। ये 5 सूक्त होते हैं। 5 सूक्तों को एक बार फिर से हम लोग जानेंगे। दोस्तों पहला सूक्त है पुरुष सूक्त, उसके बाद में विष्णु सूक्त, तीसरा है श्री सूक्त, चौथा है भू सूक्त, उसके बाद में 5वां है नीला सूक्त और इन 5 सूक्तों में से एक सूक्त है दोस्तों पुरुष सूक्त। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजकीय प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों जो राजकीय प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते है उसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि राज्य चिन्ह पर सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है 61 नंबर की वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था और गोपति का अर्थ क्या होता है। दोस्तों गोपति की बात करें तो गोपति का अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी, अर्थात जो मवेशियों का स्वामी होता है, मवेशियों का देखरेख करता है, मवेशियों का लालन पालन पोषण करता है, उसे ही दोस्तों गोपति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मवेशियों का स्वामी। दोस्तों गोपति का ही अर्थ होता है मवेशियों का स्वामी। और इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है। दोस्तों अनुष्ठान को दर्शाने वाला जो शब्द है वह है कल्प। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्प। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कल्प अर्थात ये अनुष्ठान को निर्देशित करता है और यह क्षेत्र वैदिक अनुष्ठानों के लिए प्रतिक्रियाओं के मानकीकरण, परिवार में जन्म, विवाह और मृत्यु जैसी प्रमुख जीवन घटनाओं से जुड़े हुए अनुष्ठानों के साथ साथ विभिन्न चरणों में एक व्यक्ति जीवन के व्यक्तिगत आचरण और उचित कर्तव्यों पर चर्चा करने पर केंद्रित है।
इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। दोस्तों जो गलत है उसके बारे में हम लोग बात करें। पहला पॉइंट है कि क्षत्रिय या योद्धा शासकों की उत्पत्ति पुरुष की भुजाओं से हुई है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में पॉइंट बी कह रहा है कि वैश्य या फिर आम लोगों की उत्पत्ति जो है वो पुरुष की जांघों से हुई है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ब्राह्मण की बात करें तो ब्राह्मण या पुजारियों की उत्पत्ति पुरुष के कानों से हुई है, यह बात सही नहीं है, ये गलत है। जबकि चौथा है शूद्र या श्रमिकों तथा नौकरों की उत्पत्ति जो है वो पुरुष के पैरों से हुई है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोस्तों ये कथन जो है वो गलत है, सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में हमें गलत उत्तर का ही चयन करना था। इसके बाद में इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि वैदिक सिद्धांत के अनुसार ब्राह्मण या पुजारी जो है वो पुरुष के मुख से निकले हुए हैं, जबकि क्षत्रिय या योद्धा शासक जो हैं वो पुरुष की भुजाओं से निकले हुए हैं। और वैश्य की बात करें तो वैश्य जैसे कि जमींदार और व्यापारी जो है वो पुरुष की जांघों से आए हुए हैं, जबकि शूद्र या मजदूर और नौकर की बात करें तो ये पुरुष के पैरों से निकले हुए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे जो कि जैन धर्म से संबंधित होगा। इसमें हम लोग जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष की या कितने वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए। दोस्तों महावीर की आयु जब 30 वर्ष की हुई थी तब महावीर ने घर को छोड़ा और फिर उसके बाद में वन में रहने के लिए चले गए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 30 वर्ष। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वर्तमान महावीर जिनका जन्म 540 ईस्वी से लेकर के 540 ईस्वी पूर्व से लेकर के 468 ईस्वी पूर्व तक इनका जीवन काल रहा था। और वर्तमान महावीर जो हैं वे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर माने जाते थे। दोस्तों 30 वर्ष की जब आयु हुई थी तो उन्होंने अपना घर को त्याग दिया और एक भटकते हुए तपस्वी बन गए। दोस्तों उन्होंने 42 वर्ष की आयु जो है वो जृंभिक गांव में साल वृक्ष के नीचे कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति किया। कहने का मतलब है कि उन्हें 42 वर्ष की उम्र में ही जृंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों उन्होंने 30 वर्षों तक अपनी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया और 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगृह के पास है पावापुरी, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब है कि वर्तमान महावीर का जन्म जो है वो 72 वर्ष की अवस्था में कहाँ हुई दोस्तों, राजगीर के पास पावापुरी में हुई। इसके बाद में अगला प्रश्न है 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया। दोस्तों भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में हुई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पावापुरी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भगवान महावीर ने पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति किया और पावापुरी या पावा बिहार राज्य की नालंदा जिले में स्थित है और इसे अप्पापुरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है पाप रहित नगर। इसके बाद में अगला प्रश्न 66 नंबर कह रहा है कि महावीर जिन्हें कि पाली साहित्य में निग्रंथ नाटपूत के नाम से भी जाना जाता है, उसने किस धर्म की स्थापना की थी। दोस्तों महावीर के द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि महावीर ने जैन धर्म की स्थापना की और महावीर को वर्तमान के नाम से भी जाना जाता है और वे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 67 नंबर कह रहा है कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे कि प्रथम एवं चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। दोस्तों वह पवित्र शहर है अयोध्या। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अयोध्या। कहने का मतलब है कि अयोध्या जो है वो जैन धर्म के प्रथम और चतुर्थ तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अयोध्या। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अयोध्या को पहले ऋषभदेव और फिर चौथे अभिनंदन नाथ जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। कहने का मतलब है कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हुआ करते थे ऋषभदेव और उसके बाद में जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर हुआ करते थे अभिनंदन नाथ, इन दोनों का ही जन्म स्थान जो है वो है अयोध्या, ऐसा माना जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है 68 नंबर कह रहा है कि जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विजेता। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि जो जैन धर्म के अनुसार आत्म अनुशासन के माध्यम से अस्थायी और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त कर चुके हैं और आनंद की एक उत्कृष्ट और बाहरी स्थिति प्राप्त कर चुके हैं और तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है।
इसके बाद में अगला प्रश्न है 69 नंबर क्वेश्चन, और 69 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों वो कह रहा है कि भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था। दोस्तों भगवान महावीर के जन्म की बात करें तो इनका जन्म बिहार राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार राज्य। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि जैन परंपरा में यह माना जाता है कि महावीर का जन्म जो है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के शुरुआत में वर्तमान बिहार के एक शाही क्षत्रिय जैन परिवार में हुआ था। इसके बाद में 70 नंबर प्रश्न है कि डैश या निम्नलिखित में से कौन एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। दोस्तों वह जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र में ही जैन के जो तीर्थंकर हुए हैं विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर, इनकी आत्मकथाएं संकलित है। ऑप्शन नंबर डी कल्पसूत्र इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों विशेष करके पार्श्वनाथ और महावीर की आत्मकथाएं हैं। दोस्तों इसके बाद बात करें तो उत्तराध्यायन सूत्र जो है वो श्वेतांबर जैनियों की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र पुस्तकों में से एक है। जबकि आदि पुराण की बात करें तो आदि पुराण एक दिगंबर भिक्षु जीन सेन के द्वारा रचित 9वीं शताब्दी की संस्कृत कविता है। इसके बाद में महापुराण की बात करें तो महापुराण जो है वो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के शासन के दौरान बड़े पैमाने पर आचार्य जीन सेन के द्वारा रचित एक प्रमुख जैन ग्रंथ भी है। इसके बाद में अब हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। इसमें हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों से अवगत होंगे। इससे संबंधित पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता था। दोस्तों वो पैदल मार्ग मेघी कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेघी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि स्तूप की जो विशेषता है वह है मेघी अर्थात एक गोलाकार छत। उसके बाद में तोरण की बात करें तो ये सजाए गए प्रवेश द्वार के साथ दीवार होता है। जबकि अंडा की बात करें तो यह गोलार्ध का टीला होता है। वहीं छत्र की बात करें तो यह एक केंद्रीय स्तंभ एक ट्रिपल छतरी के रूप का समर्थन करता है। और हार्मिका जो है वो एक वर्ग रेलिंग है। इसके बाद में अगला प्रश्न 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। दोस्तों भारत का सबसे बड़े स्तूप की बात करें तो वह केसरिया स्तूप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केसरिया स्तूप। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया बौद्ध स्तूप जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। दोस्तों भारत में प्रसिद्ध जो बौद्ध स्तूप है उसकी बात करें तो उसमें है पापरीवाह स्तूप जो कि लुम्बिनी में है और ये सबसे पुराना बौद्ध स्तूप है। उसके बाद में जो सांची का स्तूप है वह है मध्य प्रदेश में। जबकि धमेक की बौद्ध स्तूप जो है वह है दोस्तों सारनाथ उत्तर प्रदेश में। वहीं सासाराम की बात करें तो सासाराम बिहार में है, जबकि बरुद्ध स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद में अमरावती स्तूप की बात करें तो अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में है। इसके बाद में अगला प्रश्न 73 नंबर कह रहा है कि रामभर स्तूप वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था और ये भारत के किस राज्य में स्थित है। कुल मिलाकर बात करें तो रामभर स्तूप जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो रामभर स्तूप की बात करें दोस्तों तो वह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि रामभर स्तूप उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में गंडक नदी के तट पर स्थित है। और भगवान बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक भी हैं, भगवान बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान जो है वह दोस्तों महाबोधि मंदिर जो कि बोध गया में है और वहीं पर उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति किया था। इसके बाद में धमेक स्तूप की बात करें तो धमेक स्तूप है दोस्तों सारनाथ में और उन्होंने आत्मज्ञान के बाद अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था दोस्तों। कहाँ पर? धमेक स्तूप में, धमेक में दिया था जो कि सारनाथ में है। इसके बाद में 74 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक ही हिस्सा नहीं है। वह है दोस्तों गोपुरम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोपुरम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गोपुरम दक्षिण भारत में मंदिर का प्रवेश द्वार है और प्रवेश द्वार के ऊपर एक पिरामिड जैसा विशाल मीनार है। उसके बाद में हर्मिका की बात करें तो हर्मिका एक स्तूप के ऊपरी भाग के चारों ओर पत्थर का कटघरा है। जबकि अंडा की बात करें तो अंडा जो है दोस्तों वह है गोलार्ध का गुंबद। जबकि छत्र अर्थात छाता की बात करें तो यह हिंदू धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्मों में एक शुभ प्रतीक माना जाता है।
इसके बाद में अगला प्रश्न 75 नंबर कह रहा है कि बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों चैत्य के अर्थ की बात करते हुए है प्रार्थना हॉल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रार्थना हॉल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बौद्ध वास्तुकला की 4 प्रमुख संरचनाएं हैं। श्राइन या प्रार्थना हॉल जो कि चैत्य, जिसे कि चैत्य गृह भी कहा जाता है। उसके बाद में मठ, उसको विहार भी कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा है अवशेषु, जिसे कि स्तूप के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में चौथा है दोस्तों स्तंभ, या इन्हें लेट्स भी कहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 76 नंबर क्वेश्चन, जो कि कह रहा है कि लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। दोस्तों वो बनाया गया था पहले उपदेश की ऐतिहासिक, कहने का मतलब है कि लायन कैपिटल का निर्माण जो है वो बुद्ध के पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में ही बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पहले उपदेश। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पहला उपदेश भारत के राष्ट्रीय प्रतीक को अशोक की लायन कैपिटल से 26 जनवरी वर्ष 1950 ईस्वी को सारनाथ में अपनाया गया था, जिस दिन भारत एक गणतंत्र बना था। उसके बाद में कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में 4 एशियाई शेर हैं, जो कि शक्ति, साहस, गर्व और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। और यह एक गोलाकार अबेकस पर बैठे हुए हैं। दोस्तों दीनानाथ भार्गव की बात करें तो दीनानाथ भार्गव ने हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन किया था। कहने का मतलब है कि हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को डिजाइन करने वाले व्यक्ति का नाम था दीनानाथ भार्गव। इसके बाद में अगला प्रश्न 77 नंबर कह रहा है कि भरहुत स्तूप जो है वो जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है, और यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कुल मिलाकर बात करें तो भरहुत स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, और भरहुत स्तूप जो है वो जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के वर्तमान सतना जिले में स्थित है, और यह शुंग वंश के शासनकाल के दौरान ही बनाया गया था। दोस्तों स्तूप जो है वो भगवान बुद्ध की आत्मज्ञान की यात्रा यक्षों की कहानी को बताता है। अगला प्रश्न 78 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। दोस्तों नीचे 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य गण के नाम से जाने जाने वाले एक छोटे गण से संबंधित थे और एक क्षत्रिय थे, जो कि ये बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में दूसरा कथन है कि गौतम बुद्ध का कुशीनगर में निधन हो गया, यह भी बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों बात सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 ये दोनों सही हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बुद्ध के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थान की बात करें तो वह है दोस्तों लुम्बिनी, जहाँ पर उनकी जन्म हुई थी, और जहाँ पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह स्थान है दोस्तों बिहार में बोध गया। जबकि उनका पहला उपदेश दिया गया था, जिसे कि धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, वो दिया गया था दोस्तों सारनाथ में, और इसके रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों उनकी मृत्यु जिसे कि महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है, उनकी मृत्यु या महापरिनिर्वाण हुआ था दोस्तों कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। इसके बाद वाले प्रश्न को देखें तो 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संहिता के बारे में कहा जाता है कि इसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था। दोस्तों इसको संरक्षित अर्थात प्रथम बौद्ध संहिता की बात करें तो इसको अजातशत्रु के द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजातशत्रु। इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रथम बौद्ध संहिता को अजातशत्रु का संरक्षण प्राप्त था, और वह मगध के हर्यक वंश का राजा हुआ करता था। कहने का मतलब है कि अजातशत्रु जो है वो मगध पर जब हर्यक वंश का शासन चल रहा था तो उसी हर्यक वंश का शासक हुआ करता था दोस्तों अजातशत्रु, और वह इसका मतलब अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र था, और वह महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन हुआ करते थे। इसके बाद में 80 नंबर प्रश्न है कि चेतियागिरी विहार सांची में मनाए जाने वाला एक डैश त्यौहार है। दोस्तों यह त्यौहार है बौद्धों का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह एक बौद्ध त्यौहार है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि चेतियागिरी विहार सांची में मनाए जाने वाला एक बौद्ध त्यौहार है, और यह बुद्ध के शुरुआती शिष्यों में से 2 साईपुत और महामुगलन्ना के अवशेषों को देखने के लिए ही हजारों बौद्ध भिक्षुओं और तीर्थयात्रियों को सांची में आकर्षित करने के लिए मनाया जाने वाला एक त्यौहार है।
इसके बाद में 81 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे। दोस्तों सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ लिखे गए थे पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा पाली। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में ही लिखे गए थे। पाली कैनन जिसे कि त्रिपिटक, पाली ट्रिपल बास्केट भी कहा जाता है। दोस्तों बौद्ध धर्म की शाखा थेरवाद अर्थात बुजुर्गों की मार्ग की पाली में पहली बार दर्ज किया गया पूर्ण सिद्धांत है। इसके बाद में 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों वह बौद्ध स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है वह निम्नलिखित में से है सारनाथ। कहने का मतलब है चारों ऑप्शनों में से सारनाथ जो है वो एक बौद्ध स्थल है और यह सारनाथ उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सारनाथ जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थलों में से एक है। दोस्तों सारनाथ गंगा और वरुणा नदियों के संगम के पास स्थित है और यहीं पर बुद्ध ने ज्ञानोदय के बाद धर्म अर्थात सत्य के चक्र को गति में स्थापित करते हुए अपना पहला उपदेश दिया था। इसके बाद में अगला प्रश्न 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। वह दोस्तों बौद्ध संघ की अर्थात बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध संघ। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। त्रिपिटक को बुद्ध के वचनों का अभिलेख माना जाता है। दोस्तों विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक त्रिपिटक के तीनों खंडों में से सबसे पुराना और सबसे छोटा सा त्रिपिटक है या सबसे छोटा पिटक है। दोस्तों विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में भिक्षुओं और ननों को एक दूसरे के साथ और समाज के भीतर कैसे व्यवहार करना चाहिए ऐसे बताने वाले नियम भी शामिल हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया था। वह स्थान था दोस्तों सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। कहने का मतलब है कि सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों पर अपना पहला उपदेश दिया और वे 4 आर्य सत्य है दोस्तों दुख अर्थात दुख जो है वो संसार में दुख है। उसके बाद समुदाय की बात करें तो समुदाय जो है वो दुखों के कारण है, जबकि निरोध जो है वो दुखों के निवारण है। और मार्ग की बात करें तो मार्ग जो है दोस्तों वो है निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग। इसके बाद में अगला प्रश्न 85 नंबर कह रहा है कि डैश की पालक अर्थात किसकी पालक माता महाप्रजापति गौतमी ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भिक्षुओं के रूप में चुना गया था। वह थी दोस्तों बुद्ध की पालक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध की पालक माता थी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बुद्ध की पालक माता या मौसी के रूप में महाप्रजापति गौतमी थी। बौद्ध परंपरा में बुद्ध से अनुमति प्राप्त करके वह महिला के लिए समन्वय की तलाश करने वाली पहला महिला थी और इसके साथ ही वह पहली महिला भी बौद्ध भिक्षुणी बनी। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंधार कला शैली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्रों की या यूरोपीय राष्ट्र की कला से प्रभावित थी। गंधार कला शैली की बात करें दोस्तों तो गंधार कला शैली जो है वो ग्रीक राष्ट्र की कला से बहुत प्रभावित थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ग्रीक रोमन और भारतीय विचारों के संयोजन के साथ साथ चीन और ईरान जैसी अन्य विदेशी परंपराओं के प्रभाव के परिणामस्वरूप एक अलग शैली का निर्माण हुआ जिसे कि गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गौतम बुद्ध की स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। वह शब्द है दोस्तों हर्मिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्मिका। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हर्मिका आखिर है क्या। दोस्तों एक स्तूप के ऊपरी भाग के चारों ओर पत्थर का कटघरा होता है जिसे कि हर्मिका कहते हैं। उसके बाद में मंडप की बात करें तो मंडप एक भारतीय मंदिर में एक सामान्य सभा क्षेत्र जो कि एक पश्चिम चर्च के नार्थेक्स के समान है। दोस्तों सामने की दीवार के बीच में एक प्रवेश द्वार है जिसे कि गोपुरम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में गर्भगृह की बात करें तो गर्भगृह मंदिर का आंतरिक कक्ष होता है जहां मुख्य देवता को रखा जाता है। इसके बाद में 88 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना था। वह था दोस्तों अशोक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा अशोक, जो कि एक मौर्य शासक था और वह बौद्ध धर्म का अनुयायी भी बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा अशोक।
इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कलिंग के साथ घातक युद्ध ने प्रतिशोधी सम्राट अशोक को एक स्थिर और शांतिपूर्ण सम्राट बना दिया और वह बौद्ध धर्म का संरक्षक भी बन गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उड़ीसा में जौगड़ में कौन सा ऐतिहासिक स्थल स्थित है। वह ऐतिहासिक स्थल है दोस्तों अशोक का शिला अभिलेख स्थल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अशोक का शिला अभिलेख स्थल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि अशोक का शिलालेख स्थल जौगड़ा उड़ीसा के गंजाम जिले में एक खंडहर किला है। दोस्तों जौगड़ा जो है वो बरहामपुर से 35 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और फिर उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित किया गया था। दोस्तों तीसरी बौद्ध परिषद की बात करें तो इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है दोस्तों कि प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में राजगीर में हुआ था, जिसमें अध्यक्ष बने थे दोस्तों महाकश्यप, और ये हुआ था दोस्तों 483 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद में जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी तो उस समय कालाशोक का शासन चल रहा था, अर्थात राजा थे दोस्तों कालाशोक, और यह हुआ था वैशाली में। दोस्तों इसमें अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था, सबकामी को अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उसके बाद में जब तीसरी बौद्ध संगति हुई थी तो उस समय अशोक के शासनकाल में ही तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था। और इसमें दोस्तों मोगली पुतीस को अध्यक्ष बनाया गया था, जो कि 250 ईस्वी पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। वहीं चौथी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों कहाँ पर, तो कुंडलबन स्थान पर हुई थी, जिसमें कनिष्क राजा थे, और इसमें अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों वसुमित्र को, और यह आयोजन 72 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। वो किया गया था दोस्तों बौद्ध धर्म के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म में चैत्य पूजा के स्थान थे, जबकि विहार भिक्षुओं के निवास स्थान हुआ करता था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 92 नंबर कह रहा है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों लोमस ऋषि गुफा जो है वो बौद्ध भिक्षुओं के लिए ही बनवाई गई थी, और यह अर्थात लोमस ऋषि गुफा जो है वो बिहार राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि लोमस ऋषि गुफा को लोमस ऋषि की कुटी भी कहा जाता है, और भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित बराबर गुफाओं में से एक है। इसके बाद में अगला प्रश्न 93 नंबर कह रहा है कि डैश अर्थात निम्नलिखित में से कौन 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। वह दोस्तों सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांची का स्तूप। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सांची जो है वो एक बौद्ध परिसर है जो कि अपने महान स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, जो कि भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के सांची टाउन में एक पहाड़ी की चोटी पर है। दोस्तों इसे मौर्य सम्राट अशोक ने बनवाया था, और वर्ष 1989 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी सूचीबद्ध किया जा चुका है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 94 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रथम बौद्ध संरचनाओं में से एक या भारत में प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक सारनाथ में कौन सा स्तूप का निर्माण महान राजा अशोक के द्वारा किया गया था। दोस्तों सारनाथ में जिस बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया था वह था दोस्तों धमेक स्तूप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, धमेक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि वर्ष 249 ईस्वी पूर्व में महान मौर्य राजा अशोक के द्वारा निर्मित वाराणसी के पास सारनाथ में धमेक स्तूप सबसे अधिक ध्यान देने योग्य संरचना है। दोस्तों धमेक स्तूप की बात करें तो धमेक स्तूप हिरण पार्क अर्थात ऋषिपट्टन का प्रतिनिधित्व करता है, और धमेक स्तूप जो है वो जहाँ बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद अपने 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य और 8 गुना पंच पर पहला उपदेश दिया था। इसके बाद में या 8 गुना पथ पर पहला उपदेश दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक जो है वो महाजनपद से संबंधित है। इसमें हम लोग महाजनपद के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं।
इससे संबंधित महाजनपद से संबंधित पहले प्रश्न को और कुल मिलाकर बात करें तो 95 नंबर प्रश्न को देखें, जो कि कह रहा है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को डैश के रूप में जाना जाता था। दोस्तों उसे मगध के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मगध। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में नदियों के किनारे का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। और मगध जो है वो लोगों का सबसे पहला उल्लेख है, या मगध लोगों का सबसे पहला उल्लेख जो है वो अथर्ववेद में ही मिलता है, जहाँ उन्हें अंग, गंधारी और मुजावत के साथ सूचीबद्ध पाया जाता है। दोस्तों मगध की राजधानी की बात करें तो मगध की राजधानियाँ राजगृह और पाटलिपुत्र थी, जबकि कौशल जो है उसकी राजधानी श्रावस्ती थी। अंग की राजधानी दोस्तों चंपा थी और मत्स्य का विराटनगर। और ये जो है सभी दोस्तों 16 महाजनपदों में से एक थे। कहने का मतलब है कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 96 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में डैश कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी और बाद में राजधानी को पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान पटना में है वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया। इसका सही आंसर होगा दोस्तों राजगृह। कहने का मतलब है कि बिहार में राजगृह जो है वो कई वर्षों तक मगध की राजधानी हुआ करती थी और उसके बाद में दोस्तों राजगृह के बाद इस राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगृह। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि मगध साम्राज्य पर 3 राजवंशों का शासन था। दोस्तों मगध का जो साम्राज्य रहा था उस पर 3 शासकों ने शासन किया था। पहला वंश रहा था दोस्तों हर्यक वंश, जिसका संस्थापक बिंबिसार था। और जब हर्यक वंश का शासनकाल खत्म हुआ उसके बाद में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी और शिशुनाग वंश का संस्थापक था दोस्तों शिशुनाग। उसके बाद में जब शिशुनाग वंश की साम्राज्य या शिशुनाग वंश का साम्राज्य जब खत्म हुआ उसके बाद में नंद वंश का स्थापना हुआ और नंद वंश का जो संस्थापक था दोस्तों वह था महापद्मनंदा। उसके बाद में उदयन की बात करें तो उदयन जो कि अजात शत्रु के पुत्र हुआ करता था, उसने राजधानी को पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान पटना में है वहां से स्थानांतरित कर दिया। और सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में धनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम सम्राट हुआ करता था उसके शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था। कहने का मतलब है कि जब भारत पर या भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था उस दौरान धनानंद जो है वो शासन करता था 326 ईस्वी पूर्व में। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के डैश की दर पर वसूलते थे। दोस्तों वे वसूलते थे 1/6 भाग की दर से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1/6 भाग की दर से। इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक अपने क्षेत्र में किसानों से भाग नामक कर वसूल करते थे और यह किसानों की उपज का 1/6 भाग होता था। इसके बाद में 98 नंबर क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से महाजनपद गंधार की राजधानी क्या थी। दोस्तों गंधार की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व के दौरान 16 ऐसे महाजनपद थे और ये है दोस्तों गंधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। उसके बाद में दूसरा जो महाजनपद रहा था वो था अंग जिसकी राजधानी चंपा थी। इस तरीके से हम लोग एक तरफ देखेंगे दोस्तों महाजनपद के बारे में और दूसरे तरफ उसकी राजधानी के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद में जो अगला महाजनपद था वो था दोस्तों मगध जिसकी राजधानी राजगृह थी। काशी की राजधानी वाराणसी, उसके बाद वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी और कोसर की राजधानी श्रावस्ती। उसके बाद में सूरसेन की राजधानी मथुरा हुआ करती थी। जबकि अगला महाजनपद था दोस्तों पांचाल और इसकी राजधानी अहिछत्र थी। इसके बाद में काम्पिल्य की बात करें दोस्तों तो पांचाल की जो राजधानी है वो अहिछत्र और काम्पिल्य रहा था। जबकि कुरु की बात करें तो इसकी राजधानी हुआ करते थे इंद्रप्रस्थ और मत्स्य का राजधानी हुआ करता था दोस्तों विराटनगर। जबकि चेदी की राजधानी थी शक्तिमती और अवंती की राजधानी उज्जैनी थी या महिष्मती थी। उसके बाद में जो कंबोज था दोस्तों उसकी राजधानी था हाटक और अस्मक का था पोटली। जबकि बज्जी की राजधानी वैशाली और मल्ल जो कि महाजनपद था उसकी राजधानी हुआ करती थी दोस्तों कुशीनारा। इसके बाद में अगला प्रश्न 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शासक का नाम
और साम्राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। दोस्तों एक तरफ शासक का नाम है और दूसरी तरफ उसकी साम्राज्य, इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा जो है वो बिल्कुल सही सुमेलन में है। दोस्तों इसमें है कि पहला महापद्मनंद जो कि मगध साम्राज्य से संबंध रखते हैं, बिल्कुल सही सुमेलन है। जबकि अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश से संबंध नहीं रखते हैं, तो केवल और केवल एक सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि महापद्मनंद जो है, महापद्मनंदा ने पूर्वी मगध में नंद वंश की स्थापना की थी और उसने अपने राज्य की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र जो कि वर्तमान पटना है और ये बिहार की राजधानी भी है पटना, उसकी स्थापना की थी। दोस्तों उन्हें भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। अजातशत्रु की बात करें तो अजातशत्रु भी मगध साम्राज्य से ही ताल्लुक रखता था, लेकिन हर्यक वंश से वो संबंधित था। दोस्तों उन्होंने 483 ईस्वी पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद राजगृह में पहली बौद्ध परिषद भी बुलाई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 100 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत के एक महाजनपद डैश से होकर के बहती थी। कहने का मतलब है कि गंगा और सोन नदियाँ जो हैं वो प्राचीन समय में या प्राचीन भारत में एक जनपद हुआ करता था मगध, वहीं से अर्थात मगध से ही होकर के ये दोनों नदियाँ बहती थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, मगध। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत के एक महाजनपद मगध से होकर के बहती थी और महाजनपद जो है वो 16 राज्य या कुलीन गणराज्य थे जो कि दूसरे नगरीकरण अवधि के दौरान 6ठी से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व उत्तरी प्राचीन भारत में मौजूद थी। दोस्तों कंबोज, कोसल और मत्स्य की बात करें तो ये कुछ महाजनपदों के उदाहरण हैं। इसके बाद में 101 नंबर प्रश्न है कि हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था। दोस्तों अजातशत्रु की बात करें तो ये अजातशत्रु जो है वो बिंबिसार का पुत्र हुआ करता था जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि अजातशत्रु जिसका जीवन काल रहा था 492 ईस्वी से लेकर के 460 ईस्वी पूर्व तक या 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत तक। दोस्तों ये पूर्व भारत में मगध के हर्यक राजवंश के एक राजा हुआ करते थे और वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे। और महावीर की बात करें तो महावीर, नृगता, नटपूत और गौतम बुद्ध ये दोनों के समकालीन हुआ करते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नंद वंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था। दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक की बात करें तो वह था धनानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, धनानंद। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि धनानंद जिसकी मृत्यु 321 ईस्वी पूर्व में हुई और वह दोस्तों नंद वंश का अंतिम शासक था। कहने का मतलब है कि नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था जिसकी मृत्यु 321 ईस्वी पूर्व में हुई और वह राज्य वंश के संस्थापक उग्रसेन के 8 भाइयों में सबसे छोटे थे। दोस्तों नंद वंश उनके साथ लगभग 321 ईस्वी पूर्व में समाप्त भी हो गया जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। इसके बाद में अगला प्रश्न 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था। वह था दोस्तों बिंबिसार। कहने का मतलब है कि मगध पर जब हर्यक वंश का शासन प्रारंभ हुआ तो उस समय हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अंग जो कि अब पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, अंग के राजा पर विजय प्राप्त करने के बाद बिंबिसार ने हर्यक राजवंश की नींव रखी थी और बिंबिसार का वध उसके ही पुत्र ने अजातशत्रु ने किया था। कहने का मतलब है कि बिंबिसार की मृत्यु उसके पुत्र अजातशत्रु के करने से हुई थी। इसके बाद में बिंबिसार का जो मृत्यु है उसी के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी मृत्यु कर दिया या उसके पुत्र के हाथों ही बिंबिसार की मृत्यु हुई। इसके बाद में 104वें नंबर प्रश्न को देखें तो प्रश्न कह रहा है कि 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी। दोस्तों 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मगध की राजधानी की बात करें तो यह पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर दी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि शिशुनाग ने 413 ईस्वी पूर्व में राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र जो कि अब वर्तमान बिहार में है वह अपनी राजधानी के साथ वंश की स्थापना की थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वंश ने महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण किया था। दोस्तों
महाबलीपुरम के 5 रथों का निर्माण करने वाला जो वंश था वह वंश था दोस्तों पल्लव वंश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि पल्लवों के द्वारा ही महाबलीपुरम में 5 रथों का निर्माण करवाया गया। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पंचरथ महाबलीपुरम तमिलनाडु की अखंड रथ संरचनाएं हैं और इसका निर्माण पल्लव राजाओं महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान ही किया गया था। दोस्तों प्रत्येक रथ का नाम जो है वो महाभारत के पांडवों के नाम पर ही रखा गया है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे। 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था। दोस्तों जीवक की बात करें तो इसकी नियुक्ति बिंबिसार के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा बिंबिसार। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को बिंबिसार के दरबार में नियुक्त किया गया था और उन्हें आमतौर पर चिकित्सा के राजा के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों वह 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में राजगीर में रहते थे। इसके बाद में 107 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में भोपाल शहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक के द्वारा किया गया था। दोस्तों वर्तमान के जो भोपाल शहर हैं उसके निर्माण जो है वो प्रतिहार शासक मिहिर भोज के द्वारा ही किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मिहिर भोज। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि प्रतिहार वंश का सबसे महान शासक मिहिर भोज था और उसने भोजपाल अर्थात भोपाल शहर का निर्माण करवाया और आधुनिक भोपाल शहर की स्थापना दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा 1672 से लेकर के 1728 ईस्वी तक की गई थी। कहने का मतलब है कि जो आधुनिक भोपाल शहर है उसकी स्थापना दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा ही की गई थी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। तो 108 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो कि भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में मौजूद था। वह है दोस्तों कुशल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कुशल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पुराणों और रामायण महाकाव्य के अनुसार अयोध्या इक्ष्वाकु और उसके राजवंशों या उसके वंशजों के शासनकाल के दौरान अयोध्या, वहीं कोसल की बात करें तो एक कोसल की राजधानी हुआ करती थी। जबकि श्रावस्ती की बात करें तो श्रावस्ती को महाजनपद काल जो कि 6ठी से 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान कोसल की राजधानी के रूप में दर्ज किया गया। लेकिन मौर्य के बाद अर्थात पहली, दूसरी और पहली शताब्दी पूर्व में के बाद में राजाओं ने अयोध्या से अपने सिक्के भी जारी किए। इसके बाद में अगला प्रश्न है 109 नंबर क्वेश्चन की चालुक्य वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा था। दोस्तों चालुक्य वंश के संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन प्रथम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने 543 ईस्वी में की थी और पुलकेशिन प्रथम ने वातापी जो कि कर्नाटक के बालकोट जिले में आधुनिक बादामी थे उसको अपने नियंत्रण में ले लिया और इसे अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद में 110 नंबर क्वेश्चन है कि एक पाल राजा कौन था जिसने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले पाल राजा की बात तो वह राजा थे दोस्तों धर्मपाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि विक्रमशिला की स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी की शुरुआत में की थी। दोस्तों 1193 ईस्वी के आसपास भारत के बौद्ध धर्म के अन्य प्रमुख केंद्रों के साथ साथ बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे नष्ट करने से पहले यह लगभग 4 शताब्दियों तक समृद्ध भी रहा था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बादामी चालुक्यों ने बादामी से पहले किसको अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों बादामी से पहले वे एहोल को अपनी राजधानी के रूप में बनाए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा एहोल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि चालुक्यों ने रायचूर दुआब से शासन किया जो कि कृष्णा और तुंगभद्रा की नदियों के बीच स्थित था। एहोल जो कि मंदिरों का एक शहर है वह चालुक्यों की पहली राजधानी थी और यह व्यापार का एक केंद्र हुआ करता था जिसे बाद में कई मंदिरों के साथ एक धार्मिक केंद्र के रूप में भी विकसित किया गया था। दोस्तों चालुक्यों की राजधानी को बाद में पुलकेशिन प्रथम के दौरान बदामी में स्थानांतरित कर दिया गया था। दोस्तों बादामी को वातापी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में हम लोग अगले टॉपिक में प्रवेश करेंगे जो कि मौर्य वंश से संबंधित होगा। इसमें हम लोग मौर्य वंश से संबंधित तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों इसके बारे में हम लोग बात करें तो पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 112 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
अशोक ने अपने क्षेत्र में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए किसको नियुक्त किया था? दोस्तों अशोक अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए वह धम्म महामात्र की नियुक्त किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धम्म महामात्र को नियुक्त किया था। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि तीर्थ प्रशासन में अधिकारियों की सर्वोच्च श्रेणी हुआ करती थी और कुल 18 तीर्थ थे। कुल मिलाकर बात करें तो तीर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो तीर्थ जो है वो प्रशासन में अधिकारियों की सर्वोच्च श्रेणी हुआ करती थी और कुल मिलाकर के मौर्य साम्राज्य में मौर्य शासन के दौरान कुल मिलाकर के 18 तीर्थ हुआ करते थे। अमात्य की बात करें तो अमात्य जो है वे उच्च पदस्थ अधिकारी लगभग की वर्तमान सचिवों की तरह होते हैं और उसकी प्रशासनिक और न्यायिक भूमिकाएं भी थी। दोस्तों राजस्व विभाग के महत्वपूर्ण अधिकारी की बात करें तो उसमें सानिधाता जो कि मुख्य कोषागार हुआ करते थे, उसके बाद में समाहर्ता राजस्व के कलेक्टर जनरल हुआ करते थे। जबकि युक्ता की बात करें तो युक्ता जो है दोस्तों वो साम्राज्य के राजस्व के लिए जिम्मेदार अधीनस्थ अधिकारी हुआ करते थे। जबकि रज्जुक की बात करें तो ये भूमि माप और सीमा निर्धारण के प्रभारी अधिकारी हुआ करते थे। इसके बाद में 113 नंबर प्रश्न है कि किस मौर्य शासक को यूनानियों के द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? दोस्तों यूनानियों के द्वारा अमित्रघात की संज्ञा दी जाने वाली या यूनानियों के द्वारा अमित्रघात से संबोधित किया जाने वाला जो मौर्य शासक था वह था दोस्तों बिंदुसार। कहने का मतलब है कि बिंदुसार को ही यूनानियों के द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मौर्य वंश जो कि मौर्य वंश के संस्थापक यूनानियों के द्वारा सेंड्रोकोट्स कहा जाता है और उसके बाद बिंदुसार जो है वो मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था। दोस्तों कहने का मतलब है कि मौर्य वंश का संस्थापक यूनानियों के द्वारा सेंड्रोकोट्स को कहा जाता है। अर्थात यूनानी जो है वो ये मानते हैं कि मौर्य वंश का संस्थापक सेंड्रोकोट्स थे और सेंड्रोकोट्स के द्वारा ही मौर्य वंश का स्थापना की गई थी। लेकिन इसके बाद में ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं बिंदुसार मौर्य हैं वो साम्राज्य का दूसरा शासक थे। इसके बाद में ग्रीक स्रोतों में उन्हें अमित्राघाट अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला या अमित्रोचेट्स कहा जाता है। उसके बाद में डाइमेकस की बात करें तो डाइमेकस जो है वो इनके दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत था। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 114 नंबर कह रहा है कि किस योद्धा ने 322 ईस्वी पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को पराजित किया था? दोस्तों वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम नंद शासक धनानंद को हराया और 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों ग्रीक लेख में उनका उल्लेख जो है वो सेंड्रोकोटोस के रूप में किया जाता है और मेगास्थनीज उसके दरबार में यूनानी राजदूत हुआ करता था और उसके पुत्र बिंदुसार ने उन्हें उत्तराधिकारी भी बनाया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 115 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों नीचे दो कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए थे, ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि चाणक्य के कई विचार अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में लिखे गए थे, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 और 2 ये दोनों सही हैं। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और ब्राह्मी लिपि जो है वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ी गई थी। दोस्तों कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के रचनाकार या लेखक है दोस्तों कौटिल्य, जिन्हें कि चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त के रूप में भी जाना जाता है और वे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिसे कि डैश शासक के द्वारा डैश के दरबार में भेजा गया था। दोस्तों बात करें मेगास्थनीज के बारे में तो मेगास्थनीज एक राजदूत हुआ करता था और मेगास्थनीज को यूनानी शासक के द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनानी शासक के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था।
इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि मेगास्थनीज को हेलेनिस्टिक राजा सेल्यूकस प्रथम ने दूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पास भेजा था और वह एक इतिहासकार था जिन्होंने इंडिका को 4 पुस्तकों में लिखा था। इसके बाद में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था और कलिंग तटीय देश का प्राचीन नाम है। दोस्तों कलिंग की बात करें तो ये तटीय उड़ीसा का प्राचीनतम नाम था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कलिंग का युद्ध 261 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था और कलिंग तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था। दोस्तों अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट और इसके संस्थापक चंद्रगुप्त के पोते और दूसरे सम्राट बिंदुसार के पुत्र हुआ करते थे। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे तो 118 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था। दोस्तों मौर्य वंश से संबंध नहीं रखने वाला जो शासक था वह था बिंबिसार दोस्तों मौर्य वंश से नहीं बल्कि यह हर्यक वंश से संबंध रखता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंबिसार। इसके अलावा बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त जो हैं ये सारे के सारे अर्थात ये तीनों शासक जो हैं वो मौर्य वंश से अपना संबंध रखते थे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बिंबिसार, जो कि मौर्य वंश का से संबंधित नहीं था। इसके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि बिंबिसार को हर्यक राजवंश का मुख्य संस्थापक माना जाता है और उसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगिर जो कि राजगीर थी और वह एक बुद्ध के समकालीन और बुद्ध के अनुयायी भी था। दोस्तों वह पहले राजा थे जिसके पास अस्थायी सेना थी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 119 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहला मौर्य शासक था, अर्थात वो कौन मौर्य शासक था जिसने की शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपना संदेश फैलाने का प्रयास किया था। वह था दोस्तों अशोक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अशोक जो कि मौर्य सम्राट था और ये पहले शासक थे जिन्होंने अपने शिलालेखों के माध्यम से ही निर्देशात्मक संदेश को फैलाया और उन शिलालेखों को स्तंभों के साथ साथ चट्टान की सतहों पर भी उकेरा गया था। दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप थे और अशोक के ये शिलालेख जो है वो बौद्ध धर्म के प्रथम मूर्त प्रमाण है और यहाँ 14 प्रमुख शिलालेख, उसके बाद में 15 लघु शिलालेख और 7 स्तंभ शिलालेख हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 120 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे कि मेगास्थनीज, फाहियान, वेनसांग, अलबरूनी, इब्न बतूता आदि के द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था। दोस्तों वो नाम प्रयुक्त था सुवर्णभूमि। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुवर्णभूमि। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सुवर्णभूमि जो कि भारतीय उपमहाद्वीप से संबंधित है और ये कई प्राचीन भारतीय साहित्यिक स्रोतों और बौद्ध ग्रंथों जैसे कि महावंश, जातक कथाओं, उसके बाद में मिलिंद पन्हों और रामायण में प्रकट होता है। दोस्तों भारत पर प्रसिद्ध पुस्तकें की बात करें तो उसमें है दोस्तों मेगास्थनीज जो कि मेगास्थनीज का इंडिका है। उसके बाद में फहियान का जो लिखित पुस्तक है वह है फोकवो की। उसके बाद में वेनसांग की लिखी हुई पुस्तक है सीजू की और अलबरूनी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है दोस्तों किताबुल हिंद, जबकि इब्न बतूता की लिखी हुई पुस्तक है दोस्तों रिहिला। और ये सारी की सारी पुस्तक जो हैं वे दोस्तों भारत के प्रसिद्ध पुस्तक हैं और ये भारत के बारे में इसमें विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइडेस्पीच की लड़ाई में किन 2 राजाओं ने लड़ाई लड़ी थी। दोस्तों हाइडेस्पीच की लड़ाई की बात करें तो यह सिकंदर और पुरस के बीच में ही यह लड़ाई लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर और पुरस। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि सिकंदर और पुरस जो है वो हाइडेस्पीच की लड़ाई लड़े हुए थे। दोस्तों यह वर्ष 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था। कहने का मतलब है कि हाइडेस्पीच का जो युद्ध है वो सिकंदर और पोरस के बीच में 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था और यह भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर ही यह युद्ध हुआ था। इसके बाद में अगला प्रश्न 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेल्यूकस ने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वह लड़ा था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका डिस्क्रिप्शन है दोस्तों कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के खिलाफ सेल्यूसिड मौर्य युद्ध जो कि 305 से लेकर के 303 ईस्वी पूर्व में लड़ाई लड़ी गई थी।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 123 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक के द्वारा अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं और निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? वह है दोस्तों रूपनाथी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा रूपनाथी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अशोक के लघु शिलालेख की बात करें तो इसमें है दोस्तों कंधार जो कि अफगानिस्तान में है, दूसरा है लंपक अफगानिस्तान में, तीसरा है दोस्तों बहापुर दिल्ली में, चौथा है बैराट राजस्थान में, पांचवा है भाभरू राजस्थान में, छठा है गुर्जरा मध्य प्रदेश में, सातवां है दोस्तों रूपनाथ मध्य प्रदेश में ही, आठवां है दोस्तों पंगुरिया जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके बाद में नौवां है दोस्तों सोहगौरा उत्तर प्रदेश में, 10वां है सासाराम बिहार में, जबकि 11वां है बराबर गुफाएं बिहार में, 12वां है दोस्तों महास्थान बांग्लादेश में, जबकि 13वां है दोस्तों राजूला मंडागिरी आंध्र प्रदेश में, 14वां है सुवर्णागिरी आंध्र प्रदेश में और 15वां है दोस्तों ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, जबकि 16वां है जतीना रामेश्वर कर्नाटक में। उसके बाद 17वां है सिद्धपुर कर्नाटक में, 18वां है मस्की अभिलेख कर्नाटक में, 19वां है नितूर कर्नाटक में, 20वां उदयगोलम कर्नाटक में, जबकि 21वां है पालकी गुंडू और उसके बाद में 22वां है दोस्तों गबीमठ कर्नाटक में। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 124 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईस्वी पूर्व में एक शानदार मौर्य वंश की स्थापना की थी। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंद वंश की शक्ति को उखाड़ फेंका और 322 ईस्वी पूर्व में एक शानदार मौर्य वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर डी नंद वंश इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में नंदों की या नंद वंश के शक्तियों को उखाड़ के फेंका और 322 ईस्वी पूर्व में एक शानदार मौर्य वंश से साम्राज्य की स्थापना की थी। दोस्तों महापद्म नंद की बात करें तो ये नंद वंश के संस्थापक हुआ करते थे और अंतिम शासक की बात करें तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे। दोस्तों परीक्षित की बात करें तो परीक्षित जो है वो कुरु वंश के संस्थापक हुआ करते थे, जबकि अर्रीमल जो है वो मल्ल वंश के संस्थापक थे और नीर जो है वो पंचाल वंश का संस्थापक माने जाते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम राजा की बात करें तो वह था बृहद्रथ। कहने का मतलब है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ था और उन्होंने 187 से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक शासन किया था, जब उन्हें उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला और उन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। कहने का मतलब है दोस्तों कि मौर्य वंश का अंतिम शासक या अंतिम राजा बृहद्रथ हुआ करता था और बृहद्रथ जो है वो 187 ईस्वी पूर्व से लेकर के 184 ईस्वी पूर्व तक ही मगध पर शासन कर पाया था। कुल मिलाकर के वे 3 वर्षों तक ही शासन किया और जब वह 3 वर्षों तक शासन किया तो उसके बाद में बृहद्रथ का ही सेनापति हुआ करता था दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। और 3 वर्ष के बाद में पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में मगध पर मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना कर दी। कहने का मतलब है दोस्तों कि शुंग साम्राज्य की स्थापना जो है वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा ही की गई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस राजवंश ने 320 ईस्वी और 550 ईस्वी पूर्व के बीच में भारत पर शासन किया था? वह था गुप्त राजवंश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त राजवंश। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गुप्त वंश ने 320 ईस्वी से लेकर के 550 ईस्वी के बीच में भारत पर शासन किया और गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्री गुप्त ने 240 ईस्वी में की थी। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 127 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक ने निम्नलिखित के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। दोस्तों सम्राट अशोक की बात करें तो ये कलिंग के युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कलिंग युद्ध। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद ही बौद्ध धर्म को ग्रहण किया और कलिंग युद्ध की बात करें तो ये 261 ईस्वी पूर्व में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित कलिंग राज्य के बीच में, जो कि वर्तमान उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हुआ करता था, उसके उत्तरी भाग में लड़ा गया था। दोस्तों कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात और विनाश ने अशोक को युद्ध त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद में अगला प्रश्न 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था? दोस्तों अशोक की बेटी का नाम हुआ करता था
जिसे जिसे उन्होंने बौद्ध बौद्ध मिशनरी के कर्तव्य को निभाने के लिए नियुक्त किया था, उसका नाम था दोस्तों संघमित्रा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संघमित्रा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि संघमित्रा राजा अशोक की बेटी का नाम था और जिसे कि उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए ही नियुक्त किया था। दोस्तों बात करें तो अशोक के उसके पुत्र भी बौद्ध मिशनरी की ड्यूटी में था और ये दोनों लक्षद्वीप और श्रीलंका में गए हुए थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 129 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि डैश साम्राज्य अर्थात कौन से साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का प्रचलित न्यायालय था। वह था दोस्तों मौर्य साम्राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मौर्य साम्राज्य। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कंटक शोधन मौर्य साम्राज्य में प्रचलित न्यायालय का एक प्रकार था और इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों कांटों को हटाना। और उसके बाद में प्रायः भारत में आपराधिक न्याय के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उन मामलों का भी उल्लेखन किया है जो कि कंटक शोधन के अधीन थे। इसके बाद में अगला प्रश्न 130 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 ईस्वी के अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। वह किया था दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने वर्ष 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था और वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक भी थे। दोस्तों 1851 ईस्वी में उन्होंने मध्य भारत के स्मारकों की खोज की थी। दोस्तों उन्होंने सारनाथ, उसके बाद में सांकरन और सांची में खुदाई भी करवाई थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 131 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक के शिलालेखों या अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था। वह था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को समझने वाले पहले विद्वान थे और अशोक के अभिलेखों की अधिकांश बोलियां जो है वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग करके लिखी गई थी। दोस्तों अलेक्जेंडर कनिंघम को भारत के पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखेंगे 132 नंबर प्रश्न, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने अपने प्रजा और अधिकारियों को अपना संदेश पत्थर के सतहों पर खुदवाए थे। वह शासक था दोस्तों अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अशोक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि अशोक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे। दोस्तों अशोक इतिहास के ज्ञात महानतम शासकों में से एक थे और उनके निर्देशों को शिलालेखों को खंभों पर और साथ ही चट्टानों के सतहों पर अंकित किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता है। वह दोस्तों मगध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मगध। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मगध जो है वो प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमाने पर हाथियों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों मौर्य साम्राज्य की बात करें तो 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित मगध में स्थित दक्षिण एशिया में भौगोलिक रूप से व्यापक लौह युग की ऐतिहासिक शक्ति थी और राजा पोरस ने हाइडेस्पीज की लड़ाई में सिकंदर के खिलाफ हाथियों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 134 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय इतिहास में अत्विका राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था। वो किया गया था दोस्तों वन्य साम्राज्य की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वन्य साम्राज्य। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि अत्विका राज्य जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को संदर्भित करता है और इसका प्रारंभिक उल्लेख जो है वो मौर्य काल में मिलता है। दोस्तों महाजनपदों के युग के दौरान झारखंड राज्य मगध और अंग का एक हिस्सा हुआ करता था। उसके बाद में मौर्य काल में इस क्षेत्र पर कई राजाओं या कई राज्यों का शासन भी था जिन्हें कि सामूहिक रूप से अटाविका या वन राज्यों के रूप में जाना जाता था। इसके बाद में अगला प्रश्न 135 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में राजाओं के द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का बलिदान नहीं दिया गया था। दोस्तों वो मुबंडेवेलन का बलिदान नहीं दिए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुबंडेवेलन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि
मूवेंडवेलन चोल सिंहासन के एक राजा के लिए एक प्रमुख सैन्य अधिकारी हुआ करता था। जबकि वाजपेयी की बात करें तो वाजपेयी एक सोम यज्ञ है जिसमें कि मामूली पशु बलि शामिल है। दोस्तों राजसूय की बात करें तो ये शाही बलिदान या राजा का उद्घाटन बलिदान है जो कि वैदिक धर्म का एक स्रोत अनुष्ठान है और यह राजा का एक अभिषेक भी है। दोस्तों अश्वमेध जो है वो वैदिक धर्म की स्रोत परंपरा के बाद एक घोड़े की बलि का अनुष्ठान है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 136 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष के प्रभारी कौन थे? वह थे दोस्तों कृषि। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि वे शीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी दोस्तों कृषि के थे। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मौर्य शासन के दौरान शीताध्यक्ष अधीक्षक या अधिकारी थे जो कि कृषि के प्रभारी थे और वे कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल और अनुभवी थे और उन्हें अमात्य के द्वारा नियुक्त किया जाता था जो राजा के प्रशासनिक या न्यायिक क्षेत्रों में सर्वोच्च हुआ करते थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 137 नंबर क्वेश्चन और प्रश्न कह रहा है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखने वाले हैं कौटिल्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कौटिल्य। कौटिल्य को ही चंद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। कहने का मतलब है कि अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा ही लिखित है और यह पूर्णतः संस्कृत भाषा में है जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखी गई है और इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार किया गया है और अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक और यह प्राचीनतम ग्रंथ है। दोस्तों यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ भी माना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर की गुफाएं जो कि वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टानें काट करके बनाई गई है और सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, ये अधिकतर निम्नलिखित में से किस काल से संबंधित है? दोस्तों बराबर की गुफाओं के बारे में बात करें तो यह मौर्य वंश से सबसे अधिक संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि बराबर गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में है और इन गुफाओं का निर्माण अशोक और उसके पौत्र दशरथ के शासनकाल में ही हुआ था। इसके बाद में 139 नंबर प्रश्न और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न जो कि कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा राज्य लिच्छवी से दहेज में मिला हुआ था? दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम को पाटलिपुत्र राज्य जो है वो लिच्छवी से दहेज में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था और उसने लिच्छवियों के प्रमुख की बेटी कुमार देवी से शादी की थी और यह विवाह चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसके बाद में दोस्तों इस प्रश्न के साथ ही हम लोग अपने सेशन को यहीं पे विराम देंगे और फिर मिलेंगे अगले सेशन में। और जब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे गुप्त वंश के बारे में और अपने अध्ययन को गुप्त वंश से आगे बढ़ाएंगे और ख़त्म करेंगे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्थगित करेंगे और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।